नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास दोस्त डे है जो हमारे डे सेकंड। एक फर्स्ट में आपने लीनियर इक्वालिटी का क्वेश्चन किया था। अब देखो हमारे पास 7 चैप्टर है, तो मैंने कहा था कि हम 7 डे में ट्राई करेंगे कि 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मुझे सर आप तो इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाए तो हम कैसे करेंगे। तो बेटा आप काम कर सकते हो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद ही आप आगे की वीडियो देख लेना, ठीक है। बट मैं क्या मानना है कि क्रैश कोर्स है कि बच्चों का रिवीजन हो जाए एक तरह से। क्रैश कोर्स इज इक्वल टू रिवीजन। ये मेरी रिवीजन क्लासेस भी हैं। जिन बच्चों की प्रैक्टिस होगी वो एक तरह से रिवीजन करते हुए चल सकते हैं। तो क्लास 11 का प्रोबेबिलिटी डे 2 टर्म 2 का, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि प्रोबेबिलिटी 9th में भी पढ़ी थी हमने, 10th में भी पढ़ी थी। बस प्रोबेबिलिटी का तो फॉर्मूला पढ़ लिया था, नंबर ऑफ आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बट सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए चैप्टर का, वो कहता क्या है, कि किसके ऊपर बेस है ये। तो प्रोबेबिलिटी हमारी होती है पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि जो हमारी पॉसिबिलिटी होती है ना, मतलब कि ये चीज आने की क्या पॉसिबिलिटी है या क्या चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा टू गेट अ चांस। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? टू गेट अ चांस मतलब क्या आने के चांसेस हैं, क्या पॉसिबल है, ठीक है। मान लो अगर सपोज करो आप बिना पढ़े पेपर में देने जाओगे तो क्या चांसेस हो गए? आप फेल हो जाओगे। और वहां भी चांसेस हो गए ना, क्या पता आप वहां पे पास भी हो जाओ अगर पढ़ के जाओ तो। वैसे एक वो था ना जिस बेंचेस में आपने पढ़ा था कि अगर मैं वहां पहुंचता तो हो जाता, काश मैं पढ़ लिया होता तो पास हो जाता। काश आ गया मतलब पॉसिबिलिटी होगी, मतलब पॉसिबल आउटकम्स हो गए कि हम उसमें करे थे तो होता हमारा। तो ऐसे ही आपको बचपन में पढ़ाया गया था प्रोबेबिलिटी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई है हमारा इवेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये हमारे बचपन में पढ़ा दिया था। अभी मैं बस थोड़ा पिछला रिवाइज कर रहा हूँ, फिर हम आगे के पढ़ेंगे क्लास 11 में हमारा क्या है। नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कितने वो आउटकम्स दे रखे हैं। अब आउटकम्स क्या होते हैं? केसेस, उसके मतलब कितने केसेस आने के चांसेस है, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी डिस्कवर किया गया था कैसीनो के लिए। कैसीनो में आपने देखा होगा, कभी भी कोई जाता है कैसीनो वाला, कभी हारा हुआ देखता है? नहीं। बट हाँ, बट जो बंदे जाते हैं उसमें वो हार जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी। सारा केस ही उसमें प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना आगे की तरफ। इतना तो हमने देख लिया प्रोबेबिलिटी, पॉसिबल आउटकम हो गए, ठीक है। अगर मैं बताऊं प्रोबेबिलिटी की रेंज कहां से कहां तक की होगी, मतलब कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 के बीच में रहेगी, इसके आगे कभी भी नहीं जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक यूज हो जाता है नोट का केस। जहां भी प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट आ जाए तो समझ लेना सिंपल सी बात है, उसके ऊपर डैश आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, नोट ऑफ दिस। और याद रखना सम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी वो ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। जब भी तो मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी की 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, ठीक है। ना 0 से कम होगी, माइनस में होगी, ना ही 1 से ज्यादा होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। बचपन में आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि एक कॉइन है, हमने उसे टॉइस कर दिया। कॉइन है, उसको टॉइस कर दिया, तो उसके जो आउटकम्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? या तो हेड होगा या तो टेल होगा, यही हो सकते हैं उसके आउटकम्स। तो इसके हो गए हमारे सैंपल स्पेस। हम पहले एक्सरसाइज में सैंपल स्पेस ही निकालना सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सैंपल स्पेस कुछ नहीं होते, जो आउटकम्स ही होते हैं जो हमारे आ रहे होते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? 2। टीओ मतलब टोटल आउटकम्स। तो मैं इसमें पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट नंबर ऑफ आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल आउटकम्स। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 और टोटल आउटकम्स है 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P इजकल टू H इजकल टू 1/2। अब सेम मैं इसमें बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड नॉट आने की, मतलब हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ हेड, नॉट। तो मतलब क्या, तो उसमें टेल आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वही 1/2, ठीक है। अब हमारे पास इसका दूसरा मेथड भी है कि हम इसका करेंगे कैसे।
जैसे कि हमने पता है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी मतलब होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1। अब ये चेक करते हैं सही है या गलत है। देखो होने की प्रोबेबिलिटी हमारी रही थी 1/2 और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी रही थी 1/2, तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि टोटल सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू 1। तो हम देखो इससे एक फॉर्मूला भी ड्राइव हुआ। अगर हमसे निकालना हो कि हमें नहीं होने की मतलब कोई भी इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है 1 के। तो हम डायरेक्टली यहाँ से निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं होने की, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की, ये हमारे निकल जाते हैं नहीं होने की डायरेक्टली फॉर्मूले से ड्राइव करके। ठीक, हमने अभी तक यही पढ़ा। अब हम देखो आगे देखते हैं कि कौन, अब सैंपल स्पेस की बात करते हैं जो कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर बेस है। जो सैंपल स्पेस होते हैं वो हमारे कुछ नहीं होता, जो भी नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं उसको लिखना, नंबर्स ऑफ आउटकम्स मतलब कितने आउटकम्स हो सकते हैं उसको लिखना होता है सैंपल स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कॉइन हमारे पास, सबसे पहले हम कॉइन की बात करते हैं। कॉइन में देखो कितने फेस होते हैं, कॉइन में हमेशा 2 फेस होते हैं, 2 फेसेस होगी। अगर मैं कॉइन को 1 टाइम टॉस करूं तो क्या उसके सैंपल स्पेसेस बनेंगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, इन दोनों के अलावा और कोई चांसेस तो हो ही नहीं सकते हेड और टेल के। और कॉइन को मैं ट्वाइस करता हूँ, और किसी भी कॉइन को अगर मैं ट्वाइस करता हूँ तो उसके चलते हमारा हेड हेड चलेगा, हेड टेल चलेगा, टेल हेड चलेगा या टेल टेल चलेगा। ये हो गए हमारे ट्वाइस के। अब देखो जब भी हमारे पास किसी भी प्रोबेबिलिटी में अगर 2 फेसेस होंगे तो उसकी पावर चलते हैं 2 की पावर n, और n को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स को। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितनी बार उसे फेंका गया है या कितनी बार बोला गया है। अगर 1 बार बोला जाता था 2 की पावर 1 इज कॉल्ड 2 आइटम, 2 की पावर 2 इज कॉल्ड 4 आइटम्स। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ अगर मेरे पास ट्राइस है, ट्राइस का मतलब होता है हमारा क्या, 3 बार टॉस किया गया है। तो जिसे कौन को 3 बार टॉस किया 2 की पावर n इज कॉल्ड 2 की पावर 3, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास बनेंगे 8। अब देखो बच्चों इसका प्रोबेबिलिटी का निकालने का सिंपल सा फंडा है। अगर ट्राइस का बोल रखा है वो तो कुछ नहीं करना, ट्राइस है इसको 8 है, 8 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो 4 4, तो 4 बारी हेड लिख लो 4 बारी टेल लिख लो, 4। अब 4 का हाफ कर दो मतलब 2 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, सेम एज अब इसका हाफ कर देते हैं 1 हेड 1 टेल, एच टी एच टी एच टी एच टी। ये हमारे क्या हो गए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए कि 8 के कैसे निकालते। ठीक है, अगर हमसे प्राइस की जगह 4 टाइम्स बोले, 4 टाइम्स बोलता है तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4 चलता है, 2 की पावर 4 होता है 16। तो अब इसके नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 14 का हाफ कितना होता है 8, तो 8 टाइम्स हम ऐड लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 टाइम्स टेल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका हाफ का 4, तो 4 टाइम्स हेड 1 2 3 4, 4 टाइम्स टेल 1 2 3 4, फिर अगेन 4 टाइम्स हेड 1 2 3 4, 4 टाइम्स टेल्स 1 2 3 4। अब इसके 4 टाइम्स अब कितना कर दें 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम टेल है वो मेरे से गलती से यहाँ पे हेड लिख गया है, मैं इसे रब कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया हेड टेल हेड 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल्स, सेम अगेन है 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल्स, फिर हमारा एच टी एच टी एच टी मतलब हेड टेल 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल 1 टाइम हेड, एच टी चलता रहेगा हमारे पास, एच टी एच टी। तो ये हमारे पास कितना सैंपल स्पेस हो गया 16, तो ये 4 टाइम्स के होते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस। ठीक, अगर 5 बोलता है तो 2 की पावर 5 हो जाता है तो हमारे 32 होंगे, बट वो आपके में सैंपल स्पेस अभी नहीं है, कैसे ड्रॉ करना है वो आपकी सीनियर क्लासेस में होंगे। ठीक है, अब तो ये तो बात होगी क्या इस पूरे चक्कर को जो भी हमने ये लिखा है हेड हेड टेल या इसके आउटकम्स
या 4 वाइट आउटकम्स, इनको ही हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी कॉइन की। अब कोई बच्चा कहता है सर हम कॉइन की जगह अब अगर डाई थ्रो करें तो डाई में भी बेटा सेम रहता है, बट इसमें आपको पता होना चाहिए कितने फेस होते हैं। डाई में 6 फेस होते हैं, तो इसमें 6 फेसेस हो गए, तो 6 फेसेस हैं तो हम 6 की पावर n चलेगा, जितने भी फेसेस होंगे उसकी पावर n चलता है। 2 होंगे तो 2 की पावर n, 3 फेसेस होंगे तो 3 पावर n, बट हमारे ज्यादातर केस में 2 और 6 ही होता है, मतलब डाई और कॉइन की ही बात करी गई है। तो अगर डाई को वंस टाइम थ्रो किया गया तो मतलब n की वैल्यू 1, तो 6 की पावर 1 हो गया, तो मतलब 6 आइटम वो होंगे। और 6 कौन कौन से सैंपल स्पेस होंगे? 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास इसके 6 सैंपल स्पेस हो जाएंगे। अगर डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया गया तो n की पावर, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की पावर 2 मतलब 6 की पावर 2, तो हमारे पास कितने होने चाहिए? 36। अब देखो बच्चा, इसमें 36 कौन कौन से होंगे? पहले पे 1 1 होगा, पहले डाई पे 1 1 आ सकता है, फिर पहले डाई पे 1 आया, दूसरी डाई पे 2 आया हो, सेम एज पहले पे 1 दूसरे पे 3, सेम एज पहले पे 1 दूसरी पे 4, फिर 1 5 1 6। ठीक है, ऐसे सेम एज मेरे पास आ सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, सेम एज 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अगेन हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास आता है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, again as 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and a 5 6, again as 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। ये हमारे हो गए सैंपल स्पेस कितने हैं। अगर ट्राइस की बात करें मतलब कि 3 बार है, वैसे आपके में ये केस नहीं है, बट आपके में सैंपल स्पेस पूछ सकता है कि कितने बनेंगे, तो ट्राइस में 6 की पावर 3 इज 216, मतलब 216 उसमें सैंपल स्पेस बनेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे मेन उसमें। कार्ड तो सबने खेले होंगे, खेले नहीं होंगे देखे तो होंगे 9th 10th में। 10th में इंट्रो होता है हमारा कार्ड का। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब 52 कार्ड्स में हम दो में डिवाइड कर देते हैं, एक ब्लैक में। अब मैं ब्लैक का चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलते हैं सर आप ब्लैक में तो रेड के मार्कर से लिख रहे हो, तो मैं ब्लैक को ब्लू कर देता हूँ, ब्लैक। ठीक है, और दूसरे हमारे रेड कार्ड। ठीक है, अब रेड कार्ड में भी हमारे डिवाइड होते हैं 13 13 के पेयर में। ये हमारे दोनों जो डिवाइड होते हैं वो 26 26 पेयर्स में होते हैं। फिर 26 पेयर डिवाइड होता है कि 13 13 में, 13 13 पेयर में। जो 13 होते हैं इस एक में हार्ट होता है, मतलब दिल, दूसरे में डायमंड, डायमंड सेम एज इसमें भी हमारे पास 26 कार्ड्स होते हैं, ये भी दो उसमें डिवाइड होता है। इस में 13 स्पिरिट, जिसे हम चीड़ी बोलते हैं स्पिरिट, और 13 ही हमारे पास क्लब होते हैं। 13 स्पिरिट 13 क्लब। अब ये जो 13 होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एस, इक्का। अगर कोई बोलता है कि आपके पास फेस कार्ड कितने हैं, तो फेस कार्ड हमेशा 4 होते हैं, किंग, क्वीन, जैक और एस, इक्का। ये हमारे क्या होते हैं? फेस कार्ड। नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? 4। ईच कार्ड्स में नंबर ऑफ फेस कार्ड 4 होते हैं। सेम एज अगर क्लब की बात करें तो क्लब में फेस कार्ड 4 होंगे, हर्ट की बात करें तो हर्ट में भी फेस कार्ड 4 होंगे, डायमंड की बात करें तो डायमंड में भी फेस कार्ड हमारे 4 होंगे। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड
फेस कार्ड में टोटल नंबर क्या होता है 4 × 4, तो कितना हो गया हमारे पास 16। तो 16 फेस कार्ड उसमें होता है। अगर कोई रेड में पूछे तो 4 × 4, 4 × 2 इज 8 इसमें रेड कार्ड में 8 फेस कार्ड होते हैं, सेम एज ब्लैक में भी 8 फेस कार्ड होते हैं, और टोटल हमारे पास 16 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमारी आगे वाली एक्सरसाइज में यूज होने। तो अब हम करते हैं कि एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि देखो, मैं पहले ही एक एक्सरसाइज बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज में हमें ये करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जब दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं उसके पहले कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ये तो पहले मैं क्या कर सोच रहा था कि पहले एक बार सारे कॉन्सेप्ट बता दूं इस पूरे चैप्टर में क्या यूज होने हैं, फिर उसके बाद जो हमारा दे रखा है उसके बाद सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन करते चले। बट फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो बच्चे भूल ही जाएंगे कि कैसे क्या करना है। तो जिसको भी देखना है कि बोलते हैं ना सर आप वीडियो लंबी बन रही है, तो आप एक काम करना, यहाँ तक की देख लेना, मतलब पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करें, फिर पहले एक्सरसाइज खुद कंप्लीट कर लेना, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट रूट पे चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम एक्सरसाइज 16.1। एक्सरसाइज 16.1 जो हमारी एक्सरसाइज 16.1 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि आप अपनी बुक एनसीईआरटी बुक लेके साथ में रखो। तो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखने वाला हूँ, बस मैं क्वेश्चन रीड आउट कर दूंगा। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर एन इंडिकेट एक्सपेरिमेंट। अ कॉइन इज टॉस ऑफ थ्राइस। कॉइन को कितने बार टॉस किया गया है? कॉइन इज टॉसेस थ्राइस, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स किया जाता है। तो ये मैंने कहा था कॉइन के कितने फेस होते हैं? 2 फेस होते हैं, तो 2 की पावर n, तो n की वैल्यू 3 है, तो 2 की पावर 3 इसकोल कितने हो गए हमारे पास 8। और 8 कौन कौन से सैंपल स्पेस होंगे हमारे? 8 हमारे पास सैंपल स्पेस होंगे ये वाले। ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, या आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, वही करना है। 4 टाइम्स हेड और 4 टाइम्स टेल, 1 2 3 4, फिर 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, फिर 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल। जितना भी होता है उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लो, फिर उसके बाद हाफ हाफ पे चलता रहता है। जैसे अब हमारा हो गया हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये हमारे पास क्या हो गए? 8 आउटकम्स हो गए 16.1 के। ठीक है, ऐसे ही सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है हमसे, मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहा गया है कि हमें एक वो निकालने, क्या? डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस इंडिकेट द एक्सपेरिमेंट अ डाई थ्रो अ 2 टाइम्स। अब डाई को कितने टाइम्स किया है? 2 टाइम्स। डाई में 6 फेस होते हैं, मतलब 6 की पावर n, तो 6 की पावर n क्या होगी? 6/2 इसकोल 36। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसमें कुछ नहीं है, उसमें बस सिर्फ सैंपल स्पेस ही बनाने हमें। ये जो हमारे लिख लें सैंपल स्पेस लिख लें, सैंपल स्पेस। अब इसका जो हम निकालेंगे वो भी सैंपल स्पेस होंगे। अब सैंपल स्पेस कितने होंगे? 36। कौन कौन से होंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। कहाँ तक चलेंगे? चलेंगे हमारे 6 1 से लेकर 6 6 तक। अपने नहीं पता हो कैसे करने, तो हमारे पिछले इंट्रो में मैंने बता दिया था इसको कैसे सोल्व करने हमें। ठीक है, तो इसके सैंपल स्पेस हो गए 36। आप पेपर में पूरे सैंपल स्पेस लिख के आओगे। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में हमसे कह रहे हैं डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ इंडिकेट द एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉइन टॉस ऑफ 4 टाइम्स। अब कॉइन को हम 4 टाइम्स टॉस करते हैं। अब बात करते हैं कॉइन के 4 टाइम्स की। तो कॉइन का कितने फेस होते हैं? 2 फेस होते हैं, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 4 चलेगा। 2 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है? 16। अब इसके सैंपल स्पेस तुम खुद ड्रॉ करोगे, पहले खुद ट्राई करना। अगर नहीं होते तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि कैसे ड्रॉ करने हैं, तो वैसे ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, वही पहले हाफ करना, 8 हेड करना, 8 टेल करना, फिर 4 हेड, फिर 4 टेल। ठीक, इसके सैंपल स्पेस आप खुद ड्रॉ करोगे। आई होप आप कर लोगे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, अब यहाँ से हमारे थोड़े कुछ क्वेश्चन ट्रिकी स्टार्ट होते हैं कि कहेगा कि अगर हमने कभी कॉइन टॉस किया तो उसके साथ डाई भी आ जाएगा,
कॉइन में अगर हेड आता है तो उसके साथ डाई आएगा, और टेल आता है तो अगेन कॉइन टॉस कर दिया। अब हम मिक्स सैंपल स्पेस निकालना सीखेंगे, ये आपके 12th में बहुत काम आने वाले हैं। तो हम करते हैं क्या, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रो। जब उसने कहा कि कॉइन उसने टॉस किया तो उसके साथ डाई भी थ्रो किया, ठीक है। मान लो उसने कॉइन थ्रो किया तो उसके साथ साथ उसने डाई भी थ्रो किया। बताओ मुझे कॉइन के कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं, हेड और टेल। अब इसने कहा कि जब ये आया तो इसके साथ एक डाई भी थ्रो कर दी, और डाई में कितने फेस होते हैं। अब इसने कहा ना कि डाई कितनी बार है, तो डाई के कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसके सैंपल स्पेस क्या होंगे, सैंपल स्पेस को आप एस से भी डिनोट कर सकते हो, कैपिटल एस से। तो अब मैं आगे सैंपल स्पेस के लिए ऐसे लिखूंगा। देखो कॉइन क्या, हेड क्या, हेड के साथ 1 आ सकता है, ऐसे ही हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आएगा, हेड के साथ 5 भी, एंड हेड के साथ 6 भी, ये आ सकते हैं। सेम एज मैं कहूँ तो मेरे पास टेल 1 भी आ सकता है, टेल 2 भी आ सकता है, टेल 3 भी आ सकता है, टेल 4, टेल 5 और टेल 6। तो टोटल कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, हाँ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 हो गई। सिंपल से जितने ये दे रखे हो तो उनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाना है सैंपल स्पेस का। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज रोल्ड ओनली इन द केस ऑफ हेड इन शो कॉइन। मैंने भी कहा था कि क्वेश्चन हमारे वही होंगे कि जैसे हमें कुछ बोल रखा है, ये क्या है, आप कॉइन इज टॉस, कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है। देन डाई इज रोल ओनली द केस ऑफ हेड इन, कॉइन में हमारे दो होते हैं, हेड और टेल। अब उसने कहा कि अगर डाई थ्रो करेंगे जब कौन से, जब हेड में आए, तो हेड में आए के साथ हम डाई थ्रो कर देंगे, और डाई में क्या होंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसके सैंपल स्पेस क्या हो जाने, सैंपल स्पेस हो जाते हैं हमारे पास H1 H2 H3 H4 H5 H6। बच्चे क्या करते हैं यहीं पे लिख देते हैं, बट बेटा टेल भी तो इसमें सैंपल स्पेस में आता है ना, कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं, तो टी आ गया। और इसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 6 तो ये हो गई, 7, तो 7 इसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए। मैं इसको साथ के साथ इसलिए बताते जा रहा हूँ क्योंकि जो हमारी अगली एक्सरसाइज में है उसमें हम इसी इवेंट से कुछ ना कुछ निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है हमसे, अब देखो बच्चे कहेंगे सर आप तो क्रैश कोर्स की कह रहे थे, आप तो पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हो। हाँ क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आना है। तो इसमें कह रहे हैं 2 बॉय एंड 2 गर्ल आर रूम एक्स एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स आर रूम वाई एंड द स्पेसिफिक द एक्सपेरिमेंट इन विच इज द सिलेक्टेड द पर्सन। अब मान लो आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में सबसे पहले क्या दिखती है, बिल्डिंग दिखती है, बच्चे दिखते हैं, बिल्डिंग दिखती है। आप बिल्डिंग में भी चले गए आप तो क्लासरूम से जाने से पहले क्या दिखते हो, क्लासरूम में सेक्शन होता है जैसे 11th A 11th B, तो 11th उससे पहले रूम दिखता है ना, तो हम पहले रूम कंसिडर करेंगे। तो मेरा ये क्या हो गया, रूम X हो गया, ये वाला हो गया मेरे पास रूम Y, ठीक है। रूम X में कितने बॉय हैं, रूम X में 2 बॉय हैं, और गर्ल कितनी है, गर्ल भी 2 दे रखी है, मतलब इसमें इक्वल एक्सपेरिमेंट है। और इसमें रूम वाई में कितने बॉयज दे रखे हैं, 1 बॉय दे रखे हैं, और इसमें गर्ल्स कितनी दे रखी हैं, 3 गर्ल्स दे रखी हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं लेट कर लेता हूं, लेट डिनोटेड ऑफ द बॉयज, डिनोटेड ऑफ द बॉयज इन रूम एक्स, रूम एक्स में कितने बॉयज हैं, 2 बॉयज हैं, तो B1 और B2। अब डिनोटेड ऑफ द गर्ल्स इन रूम एक्स, 2 गर्ल्स हैं तो G1 G2। ऐसे ही लेट अस डिनोटेड ऑफ द बॉयज इन रूम वाई, वाई में कितने
एक ही है, तो B1 B2 तक हो गया था, तो B3 हो गया। लेट अस डिनोटेड ऑफ द गर्ल्स इन रूम Y। तो कितनी गर्ल्स हैं? 3 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स वहां होगी थी, G3 G4 G5। तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा हमारे पास? सैंपल स्पेस क्या होगा? पहले रूम में क्या होगा, तो एक्स B1 मतलब बॉय 1 हो सकता है, एक्स B2 हो सकता है, सेम है एक्स G1 हो गया, एक्स G2 हो गया, सेम है। ये तो हो गया कि हमने रूम एक्स की बात करी। अब रूम वाई की बात करेंगे तो वाई B3 हो जाएगा, वाई G3 हो जाएगा, वाई G4 एंड वाई G5। ये हमारे क्या हो गया? सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाते हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस हमारे पास कितने हो गए? 1 3 3 6 7 8। तो 8 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गई। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि वन डाई इज कलर रेड एंड वन डाई। क्वेश्चन 7 हमसे कह रहा है कि वन डाई ऑफ अ रेड कलर एंड वन of the white color and one of the blue color are placed in the bag. One die is selected at random and rolled. If is the color and the number is uppermost page is noted. Describe the sample space. ठीक है, मान लो हमारे ये बैग है, ठीक है, इसमें कितनी कलर की डाई हैं? रेड कलर की है, ब्लू कलर की है, और साथ में कौन से कलर की दे रखी है हमें? व्हाइट कलर की। ये 3 कलर की डाई दे रखी है। और आपको पता है डाई में कितने फेस होते हैं? 6। और 6 कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो डाई का वो होगा कौन सी होगी? या तो रेड में से 1 आएगा, या तो रेड में से 2 आएगा, या तो रेड में से 3 आएगा, रेड में से 4 आएगा, रेड में से 5 आएगा, एंड रेड में से 6 आ जाएगा। ऐसे ही ब्लू 1 आएगा, ब्लू 2 आएगा, ब्लू 3 आएगा, ब्लू 4 आएगा, ब्लू 5 आएगा, एंड ब्लू 6 आएगा। सेम एज वाइट 1 भी आ सकता है, वाइट 2 भी आ सकता है, वाइट 3 भी आ सकता है, वाइट 4 भी आ सकता है, वाइट 5 भी आ सकता है, और वाइट 6 भी आ सकता है। तो टोटल हमारे पास कितने हुए? 3 6 18। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगी? टीएस क्या होगी? 18। तो 18 इसका वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है कि एक्सपेरिमेंट किया गया, हमें एक फैमिली में एक्सपेरिमेंट किया गया। एन एक्सपेरिमेंट कंसीडर रिकॉर्ड ऑफ बॉय एंड गर्ल कंपोजिशन ऑफ द फैमिली विद 2 चाइल्ड। कंपोजिशन होता है मतलब मिक्स है कि बॉय गर्ल्स दोनों मिक्सअप रहते हैं। पहला उसने पूछा है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ इट इज इंटरेस्टिंग एज नोन वेदर इज बॉय और गर्ल द ऑर्डर ऑफ बर्थ इज मैटर। उसमें कह रहा है कि हमें निकालना क्या सैंपल स्पेस, उसका बर्थ कुछ भी हो। तो फैमिली में 2 हैं, 2 बच्चे, या तो मान लो दोनों बॉय बॉय हो सकते हैं, एक बॉय गर्ल होगी, गर्ल बॉय होगा, या गर्ल गर्ल होंगे, यही हो सकते हैं। इसके अलावा कोई केस तो होगा नहीं। अब जो सेकंड पार्ट कह रखा है वो हमसे सेकंड पार्ट में हमसे क्या है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली। मतलब उसमें गर्ल्स में कितनी, फैमिली में कितने नंबर्स हो सकते हैं। देखो या तो जो गर्ल्स हैं एक भी नहीं होगी फैमिली में, या सिर्फ बॉय बॉयज हो सकते हैं, या हो सकता है कि एक गर्ल हो, या ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों ही गर्ल्स निकल जाए। तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगी क्या? 0 1 2 3 0 1 2। या तो एक भी गर्ल नहीं होगी, इसमें क्या? नो गर्ल। या तो हो सकते हैं कि 1 गर्ल हो, और इसमें हो सकती है क्या? 2 गर्ल। दोनों ही जो बच्चे हैं वो दोनों ही लड़कियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमसे कह रहा है कि वो कह रहा है अ बॉक्स कंटेनिंग 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यही करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है अ बॉक्स इज कंटेनिंग 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल बॉक्स, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडमली सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक बार निकाला तो उसे हमने वापस नहीं डाला। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ही हमारा ये होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हमारा ये होता है कि हमने वो चीज निकाली तो वापस उसमें रखी नहीं। मतलब कि अगर हमने किसी बॉक्स में से
एक अगर रेड बॉल निकाल ले, ब्लैक बॉल निकाले, तो उसे हम बॉक्स में वापस नहीं रखती, वही हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट का होता है। अब ठीक है, अब इसके बाद अब क्या कह रहा है कि हमें वो निकालना है कि राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस निकालना है। ठीक है, हमने कहा मान लो एक ये बैग है, इसमें रेड 1 है और वाइट 3 है, और ये तीनों वाइट है जो आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या हो सकता है, या तो रेड इसके साथ आएगा वाइट के साथ, या वाइट रेड के साथ आ सकता है, या ये भी तो सकता है दोनों वाइट वाइट हो, रेड निकाल दिए उसने, तो यही सैंपल स्पेस होंगे। ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट का केस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमसे कह रखा है वो इजी, आप ट्राई करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, सक्सेसफुल 3 bluff are selected randomly for lot of size, each of the classifier has defected, जो डिफेक्टेड है उसे हम डी से डिनोट कर रखा है, और जो नॉन डिफेक्टेड है उसे एन से डिनोट कर रखा है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होगा, देखो अब इसमें कितने फेस हो गए, 2 फेस हो गए, 2 फेस हो गए, और कितने बोल रखा है, 3 बल्ब बोल रहा है। 3 बल्ब मतलब हमें नंबर ऑफ वो दे रखा है, क्या नंबर ऑफ टाइम्स दे रखा है 3, मतलब 2 की पावर n। तो ये हमारा हो गया एक तरह से क्या कि वो वाला हेड वाला केस, मतलब कॉइन को 3 टाइम्स होता है, तो इसका सैंपल स्पेस भी उसका ही बनेगा, मतलब 3-4 बार हमें डी लिखना है, फिर 4 बार एन लिखना है, फिर 2-2 बार करके ऐसे कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो थोड़ा काम का क्वेश्चन है। ये कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज द हेड, अ डाई थ्रो इफ अ डाई इज शो अप इवन नंबर्स, द डाई इज थ्रो इफ द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हमसे क्या कहा गया, एक कॉइन को टॉस किया गया। ठीक है, कॉइन को हमने टॉस किया गया, कॉइन में 2 चीज होती है हमारे पास, हेड और टेल। अगर उसने कहा कि इफ आउटकम्स इज हेड एंड डाई इज थ्रोन, अगर हेड आया तो उसने डाई थ्रो कर दिया। डाई में क्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फिर उसने इसके साथ क्या दिया, इफ डाई शो अप इवन नंबर, अगर डाई में सिर्फ इवन नंबर शो करता है, इवन नंबर कौन से 2 4 6, तो वो क्या करेगा कि उसको आगे कॉइन और थ्रो कर देगा, सिर्फ इवन नंबर में करने हैं। तो इसके सैंपल स्पेस क्या होंगे, तो सिंपल सी बात है, इसके सैंपल स्पेस क्या होंगे। अगर मैं हेड की बात करूं तो हेड के साथ तो पहले सबसे साथ ही होंगे। ठीक है, पहले तो सबसे पहले टी लिख लो, जो बच्चे भूल जाते हैं जो इधर का है। ठीक, अब हेड में वो इवन नंबर का है ना, तो फिर मैं ऑड का लिख लेता हूँ, जैसे H1 हो गया, H3 हो गया, H5 हो गया, ये हमारे ऑड का हो गया। अब उसने कहा कि जब डाई में इवन नंबर आएगा तो वो हमें अगेन थ्रो करने हैं, एंड द डाई थ्रो, अच्छा इवन नंबर इन द डाई थ्रो अगेन, सॉरी यहाँ कॉइन थ्रो नहीं कर रहे हैं, कुछ केसेस में कॉइन भी आता है, बट यहाँ पे हमें डाई का दे रखा है। तो इसके बाद डाई अगेन थ्रो कर दी गई है। मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था, मुझे लगा था कि क्वेश्चन में कहा कि डाई थ्रो कर दे, वैसे क्वेश्चन में डाई का भी आ सकता है। ठीक है, ये आ गया। अब इसने कहा जब इवन नंबर आता है तो डाई अगेन थ्रो की, H21 H22 H23 H24 H25 और H26। सेम एज मैं केस चलूंगा किसका, H41 H42 H43 H43 H44 H45 and H46, same as H61 H62 H63 H64 H65 और H66। ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस इसके डाई के जो हमने थ्रो किया है। अब जो भी इसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस दे रखे हैं वो इजी क्वेश्चंस हैं, इसके होप पे आपको हो जाएंगे पूरे क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर वहां से क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो ठीक है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ डाउट होता है तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारी पहली एक्सरसाइज का। अब हम चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। अब बच्चे कहेंगे सर आपकी वीडियो तो पहले ही इतनी हो गई है, तो अब आप और करोगे तो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब मैं कहूंगा कि आप इसे यहीं स्टॉप कर दो, पहले क्वेश्चंस कर लो, फिर उसके बाद आप आगे की वीडियो देख लेना, बट मैं इसको वन शॉट में ही बनाऊंगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि एक्सरसाइज 6.3 में जो हमारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इवेंट्स क्या होता है। जब तक आपको इवेंट्स ही नहीं पता होगा क्या होता है, ठीक है, तो हम आगे कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो इवेंट्स हमारे वैसे तो मेनली 4 कैरेक्टर्स में होते हैं, मतलब 4 टाइप्स के होते हैं, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ सिंपल सा 2 इवेंट्स। तो पहला इवेंट्स होता है जिसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली इवेंट। अब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली इवेंट हमारे कौन से इवेंट कहते हैं, जो हमारे एक दूसरे पे इंटरलिंक नहीं हो, मतलब कि एक दूसरे दोनों जो लिंक नहीं हो। और दूसरा होता है हमारा एग्जॉस्टिक इवेंट्स। एग्जॉस्टेड का मतलब ये है कि कुछ ज्यादा ही एग्जॉस्ट हो जाए, वो वाला, ठीक है। अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का हम एग्जांपल से समझते हैं कि कहते क्या है, कि कैसे चेक करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है। तो हमारे पास एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 का, और बी सेट दे रखा है हमारे पास 5 6 6 7 8 का, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालना होगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अगर देखो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या चीज कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें हम 5 लिख देते हैं, ठीक है। जब भी किसी भी दोनों सेट में कुछ कॉमन नहीं होता तो उसमें हम 5 लिख देते हैं, उसी को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब कि जब भी मेरा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी 5 के इक्वल आ जाता है तो समझ लेना वो हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। देखो 5 का मतलब क्या होता है इन द सेंस, ये कहते हैं मैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट में भी तो ये था ना कि जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, मतलब उसकी वैल्यू इंटरसेक्शन होता। तो ऐसे ही एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो ये होता है। तो हम ये कह देंगे कि ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब देखते हैं हम एग्जॉस्टिव इवेंट के। एग्जॉस्टिव इवेंट को भी हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सैंपल स्पेस दे रखा है क्या डाई का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मान लो एक इवेंट है जिसमें कह रहा है डाई सिर्फ इवन नंबर ही शो करती है, जैसे 2 4 6, एंड बी जो डाई है वो ओड नंबर शो करती है, तो ओड क्या है 1 3 5, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करना है, हमें यूनियन निकालना होता है, ए यूनियन बी। अगर मैं कहूँ ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये किसके इक्वल हो गया, सैंपल स्पेस के इक्वल हो गया। तो मैं कह सकता हूं जब भी मेरे पास एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होगा किसके, एस के, मतलब कि सैंपल स्पेस के, तो वो हमारे एक्सॉस्टिव इवेंट्स में आते हैं हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं और एक्सॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट में हमारा कहना होगा कि जो वैल्यू इंटरसेक्शन की वैल्यू 5 के इक्वल आ जाती है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एक्सॉस्टिव इवेंट में होगा। जो भी हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया, जो भी इवेंट्स के बारे में दे रखा है, तो उसे एक्सॉस्टिव इवेंट कहते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे कि इसकी वैल्यू 5 के इक्वल आनी चाहिए और उसकी वैल्यू सैंपल स्पेस के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। देखो इवेंट्स मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 4 टाइप के होते हैं, तो हम उसको एक बार एक साथ ही देख लेते हैं कि चारों हमारे कौन कौन से इवेंट होते हैं और कैसे कैसे इवेंट्स हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट्स हमारा वो होता है जिसमें सिंगल ही बात चलती है, जिसमें सिंगल एलिमेंट की बात चले, जैसे हेड हेड हो गया, हेड टेल हो गया, टेल हेड हो गया। ये हमारे कैसे सिंपल इवेंट है, मतलब कि सिर्फ जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, जिस भी सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट होगा उससे हम सिंपल इवेंट कह देंगे। सिंपल है, सबसे बढ़िया है। अब उसके बाद आता है हमारा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट हमारे वो इवेंट्स कहलाए जाते हैं जिसमें हमारे पास वो दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कि जिसमें हमारे पूरे पास एक सैंपल स्पेस पूरा दे रखा हो, जैसे एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, ठीक है। ये पूरा जो सैंपल स्पेस होगा उसे कंपाउंड इवेंट कहेंगे। कंपाउंड का मतलब आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि कंपाउंड में जब सारे आ जानते हैं वो चीज, वैसे ही हमारा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लास्ट में मैंने बता दिया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, वैसे मैं यहाँ पे भी एक बार और रिकॉल कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमारे वो इवेंट होते हैं जिसमें जैसे कि हमारे पास ए एक सेट दे रखा है 1 2 3 और बी एक सेट दे रखा है हमारे पास 4 5। अब देखो इसमें हमें वो निकालना है क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट चेक करना है या नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो कुछ चीज कॉमन नहीं तो वो 5 के इक्वल आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हमारे वो इवेंट होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, डजंट कॉमन एनीथिंग, मतलब उसके अंदर कुछ भी कॉमन ना आए। अगर किसी के अंदर कुछ भी कॉमन आ जाएगा तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हमारा नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो चौथा होता है, जो होता है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट, सॉरी, हमारे पास जो होता है वो एग्जॉस्टिव इवेंट होता है। एग्जॉस्टिव इवेंट होता है कि जो भी हमारे पास सैंपल स्पेस गिवन होगा, सैंपल स्पेस गिवन होगा और इनके इवेंट्स दे रखे होंगे, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, तो वो हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट होगा।
अब ये थे हमारे क्या इवेंट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज 16.2 में कि कौन कौन से क्वेश्चन में कहाँ कहाँ ये यूज होने हैं, ठीक है, और कैसे कैसे यूज हो जाने हैं, जिससे हमारा थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। और बच्चे कह रहे हैं कि सर आपकी ये पीडीएफ कब दोगे, तो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी हमारी। तो अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमसे, वैसे तो मैं यार पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाना है, तो मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, अ डाई इज रोल, एक डाई को रोल किया गया, लेट ई बी द इवेंट डाई इज शो 4 एंड एफ बी द इवेंट डाई शो इवन नंबर, आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक डाई दे रखे हैं, सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, इसका सैंपल स्पेस निकालो जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। वो क्या था हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये इसके सैंपल स्पेस है। अगर नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस पूछे तो इसके नंबर है 6, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है, जैसे बोलते जाओ वैसे करते जाए। जो ई इवेंट है जो डाई में शो कर रहा है क्या 4, डाई में इसका सैंपल स्पेस हो गया 4। अब जो एफ इवेंट है वो डाई में इवन नंबर्स करें, इवन नंबर्स कौन से हैं 2 4 6, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि इवन नंबर्स दे रखे सिर्फ, ई में हमने 4 बोला था, अब एफ में हमसे इवेंट्स में बोला है कि इवन नंबर है, तो 2 4 6, ये हमारा हो गया एफ के इवेंट्स। सेम एज हम चेक करना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है, तो सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। ई और एफ में कुछ क्या चीज कॉमन है 4, तो मैं कह सकता हूं मेरा ई इंटरसेक्शन एफ अगर इक्वल आता है 5 के, तो वो हमारे कौन से टाइप के इवेंट्स होते हैं बताओ अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या ये हमारा 4 जो है वो 5 के इक्वल आया हुआ है, नहीं आया हुआ, तो अब मैं क्या कह सकता हूं, इट डज नॉट इक्वल टू 5, सो देयरफॉर ई एंड एफ आर E and F are mutually exclusive event, are not mutually exclusive event, क्योंकि ये 5 के इक्वल नहीं है, not mutually exclusive event, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें सेकंड के जो कहा गया है, मुझे सेकंड में क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि ई और एफ कैसे निकालना है। सबसे पहले जो दे रखा है वो ई एफ और इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आ जाए। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड कह रहा है वो क्या रखा है, अ डाई इज थ्रो, एक डाई थ्रो की गई है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, जो फॉलोइंग इवेंट्स निकालने वो हम निकालते रहेंगे। तो फर्स्ट में क्या है नंबर लेस देन 7, सेकंड में क्या है नंबर ग्रेटर देन 7, फिर सी में क्या है मल्टीपल ऑफ 3, डी में क्या है नंबर लेस देन ऑफ 4, ई में क्या है इवन नंबर ग्रेटर देन ऑफ 4 एंड एफ में क्या है नंबर लेस देन ऑफ 5। तो डाई है तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लगा लेंगे, तो सैंपल स्पेस क्या होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये निकाले। अब जैसे जैसे इवेंट का बोलते जाए वैसे वैसे निकालते हैं। अब पहला इवेंट बोला नंबर लेस देन ऑफ 7, नंबर लेस देन ऑफ 7 कौन कौन से होंगे, पूरी डाई की होंगे कि 1 2 3 4 5 6, ये हो गया नंबर लेस देन ऑफ 7। अब सेम एज बी का बोल रखा है, बी का नंबर ग्रेटर देन 7। अब मुझे एक चीज बताओ, डाई में कभी 7 से बड़ा होता है कुछ नहीं होता, तो मैं क्या कह दूंगा सेट ऑफ 5 आ गया। अब देखो ये सेट ऑफ 5 हमारा एक सेट हो जाता है, बट जब भी हम उसमें नहीं लेते तो हम इसमें सिंपल सा लेंगे, सिर्फ 5 ही लिखेंगे, गलती से 5 के अंदर सेट मत लिख देना क्योंकि वो एक एलिमेंट में आ जाता है, क्योंकि सेट्स में आप पढ़ चुके हो। थर्ड में हमसे कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा 3 और 6, यही हमारे मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। ऐसे ही फोर्थ हमसे जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, अ नंबर लेस देन ऑफ 4, नंबर लेस देन ऑफ 4 कह रहा है, अगर लेस देन इक्वल कहता तो 4 लेते, बट खाली लेस देन कहता तो सिंपल हम 1 2 3 नंबर लेंगे। अब ठीक है, अब इसके बाद जो फिफ्थ कह रहे हो इवन नंबर इज ग्रेटर देन 4, इवन नंबर होगा और सिर्फ ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, तो क्या हो सकता है डाई में सिर्फ 6 एक ऐसा नंबर बचा है जो ग्रेटर देन 4 होगा। अब 6 पार्ट कह रहा है जो एफ है, अ नंबर इज नॉट लेस देन ऑफ 3, जो नंबर होगा वो लेस देन ऑफ 3 नहीं होगा, नंबर नॉट लेस देन ऑफ 3 मतलब 3 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन मतलब उतना तो आ ही सकता है, तो हमारे पास जो एफ इवेंट हो जाएगा वो क्या लिखेंगे हम 3 4 5 एंड 6, ये तो हो गया हमें जो जो इसने इवेंट्स का बोला था। अब जो फाइंड करना है हम उसका भी देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, कहीं और पीछे करेंगे बार बार चक्कर से बढ़िया हम इसके यहीं पे साथ में निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है कि हमें निकालना है ए यूनियन बी, तो फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हम क्या लिखते हैं जो भी हमारे दोनों में कॉमन हुआ, कॉमन में क्या है 1 2 6। अब देखो इसमें नल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है किसी भी सेट में कुछ नहीं होता तो वहां नल तो होता ही है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी का। इसमें नल हमें इसलिए नहीं लिखा ऑलरेडी इसके अंदर होता है। अब बात करते हैं बी अगले की, ए
इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है, कॉमन एक 5 होता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ 5 लिख लेते हैं। अगला क्या है हमारे पास, बी यूनियन ऑफ सी, बी यूनियन सी, ए यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन सी निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, ए और सी में क्या चीज कॉमन आ रही है, मतलब सब कुछ आना, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ए यूनियन सी आ गया। अब देखते हैं, अब आगे जो हमसे नेक्स्ट बोला गया है वो बोल रखा है ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ। ई और एफ में क्या चीज कॉमन है, सिर्फ 6 ही कॉमन दे रखी है हमें, तो हम यहाँ लिख लेंगे ई ऑफ सेट ऑफ 6। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की तरफ। आगे हमसे क्या बोल रखा है, डी इंटरसेक्शन ऑफ ई, डी इंटरसेक्शन ऑफ ई, डी और ई में क्या चीज कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है, तो हम सिंपल सा इसका 5 लिख लेने हैं। ठीक है, इतने तक तो हमारा सिंपल था। अब क्या कह रहा है, ए माइनस सी। अब देखो ए माइनस सी का क्या है, मतलब ओनली फॉर ए एलिमेंट, कि जितने भी सी में एलिमेंट्स होंगे वो ए में नहीं आने चाहिए, बस उसको हटा के बाकी सब लिख दो। सी के एलिमेंट 3 और 6 है, तो ए में जो 3 और 6 दे रखा है उससे हटा के बाकी सिंपल ए के एलिमेंट्स लिखता हूँ। 1 2 3, 3 हट गया तो हमारा 4 5, यही हमारे पास ए माइनस सी के एलिमेंट्स होंगे। ऐसे ही हमसे डी माइनस ई के एलिमेंट्स पूछे, जो ई में कॉमन हो वो हटा दो, बट 6 तो है नहीं, तो हम डी के सारे एलिमेंट लिख देंगे, उसके एलिमेंट्स पूरे लिखने हैं, बस जो चीज कॉमन होगी बस उसको हटा देना है। ये हम सेट्स के चैप्टर में पढ़ चुके थे। अब बात आती है हमारी क्या, एफ डैश। एफ डैश क्या होता है, जो हमारे पास एफ दे रखा है उसका और सैंपल स्पेस में से जो हट जाए, मतलब जो एफ में नंबर दे रखे होंगे जो सैंपल स्पेस में, वो हटा के रिमेनिंग नंबर सारे, तो रिमेनिंग नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास 1 2 यही होंगे, बाकी सब तो हमारे पास रिपीटेड है, तो इसका सेट हो गया 1 2 का। अब जो लास्ट दे रखा है ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ डैश, ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ डैश का मतलब क्या है कि ई और एफ डैश में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर 5 हो गया। ये हमारे आंसर हो गए। हाँ, यही क्वेश्चन हमारे फर्स्ट उस चैप्टर में कर चुके हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रोलिंग अ पेयर ऑफ अ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर दैट न कम अप, डिस्कस द फॉलोइंग इवेंट्स। तो सबसे पहले हमें एक डाई लिया, उसे रोल कर दिया गया, तो रिकॉर्ड रख दिया। फिर क्या है, सम इज ग्रेटर देन 8, फिर क्या है 2 इज अक्कर इज अदर डाई एंड सी इज एटलीस्ट 7 ऑफ अ मल्टीपल। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम ये दे रखा हो, इससे ज्यादा हो तो सिंपल सी बात है। और सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो इसके जो सैंपल स्पेस दे रखे होंगे तो क्या दे रखे होंगे, तो सैंपल स्पेस हम लिख लेंगे, क्या सिंपल सी बात है, डाई है तो सैंपल स्पेस क्या होगी, डाई को रोल कर दिया गया तो 6 की पावर n चलेगा। अब देखो ये 6 की पावर n चल रहा है तो n 2 चलेगा, क्योंकि आप पेयर ऑफ डाई कह रहे हैं, जहां भी पेयर आ जाए तो समझ लेना 2 का पेयर है, तो 6 की पावर 2 36। मैं चाहूँ तो इसको पहले ही स्टार्टिंग में जो इवेंट्स दे रखे हैं उसके हिसाब से लिख लें, तो मैं ट्राई करता हूँ। अगर ए का इवेंट्स जो दे रखा है वो कह रहा है द सम इज ग्रेटर देन 8। अब देखो इसका मतलब क्या है, द सम इज ग्रेटर देन 8, द सम इज ग्रेटर देन 8 का मतलब है इन जो डाई के जो होते हैं इनका सम 8 के ज्यादा होना चाहिए, मतलब सम 8 या 8 से ज्यादा हो, ये दे रखा है। हाँ, तो इसके लिए हमें पूरा ही सैंपल स्पेस ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे इसका सैंपल स्पेस ड्रॉ कर लेता हूँ पेयर ऑफ डाई का। जहां भी पेयर आ जाए तो समझ लेना 2 का पेयर बनता है, कभी सिंगल का पेयर सुना है नहीं ना, तो इसका होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, तो हो ही नहीं सकता कि डाई में 7 तो हो नहीं सकता, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब मैं इसका निकालना पहले ही बता दिए थे कैसे निकालना है, तो मैं अब यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या जितने भी हमारे सैंपल स्पेस दे रखे हैं वही सैंपल स्पेस हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में निकालने सीख लिए थे, तो सिंपल सी बात है जैसे भी जो बोल रखा है हम उस हिसाब से निकालते हुए चलते हैं। 4 5 और ये आ गया 4 6, ऐसे मैं करूंगा क्या 5 1 5 2। अगर आपने अभी तक नहीं दिखाया कि कैसे सैंपल स्पेस निकालने, तो आप जाके पहले स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा। 5 4 5 5 5 6, ऐसे सेम एज 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये हमारे हो गए क्या सैंपल स्पेस हो गए। इसके कितने जो दे रखे हैं डाई के, अब पेयर ऑफ अ डाई, पेयर का मतलब ही हमारे पास ट्रू होते हैं। अब देखो जिसमें जो हमसे बोला रखा है वैसे निकालते हैं। ए में बोल रखा है द सम इज ग्रेटर देन 8,
जो सम होगा डाई का वो 8 से ज्यादा आना चाहिए। जैसे 2 और 6 करेंगे तो 8 आने चाहिए, ठीक है। सम इज ग्रेटर देन 8, तो 2 6 नहीं लेंगे, तो हम सिंपल सा 6 3 से लेते हैं। 6 3 5 4 5 4, मतलब कि 9 से ऊपर के नंबर लेने चाहिए। तो हमारे पास ये इसके नंबर्स आ जाएंगे कि जो भी दे रखे हैं, ठीक है। तो फिर हम इसमें जो भी नंबर्स दे रखे हैं वो चुपचाप यहाँ पे लिख लेंगे। 3 4 3 6 4 4। देखो अब मैंने देखो यहाँ पे बाय चांस तुम्हें समझाने के लिए 4/4 लिख रखा है, बट इसमें एक सम में कहा था ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, तो यहाँ से ये 4/4 कट कर देना। बट मैं कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि वो क्या चीज गलत हो रही है, कब सही है, ठीक। बाकी जो सम होगा वो डाई के वो 9 10 11 12 यही चलेगा। तो अगला हो गया 5 5 5 6। अब नंबर्स को जैसे मर्जी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट याद रखना ये 4/4 इसमें कट होगा, बट मैं वीडियो में काटूंगा नहीं, ठीक है। मैं इसलिए इसको बार बार वो कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमने 4/4 बाई चांस लिखा है, क्योंकि बच्चों का ध्यान नहीं रहता कि कहाँ पे क्या कर रखा है। अब सेम एज बी का हमसे बोल रखा है, बी का हमसे बोल रखा है कि हमें निकालना क्या है, 2 अकर्स और अदर डाई, मतलब कि कोई भी 2 आना चाहिए कोई सी डाई में, मतलब पहले डाई पे आए सेकंड डाई पे, वो मैटर नहीं करता। तो एक ये वाली लाइन हो जाएगी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 वाली। ऐसे सेम एज एक क्या हो जाएगी 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2। यही हमारे इसके सैंपल स्पेस हो जाएंगे। मैंने इसलिए ही ये पूरा सैंपल स्पेस होना चाहता था, स्टार्टिंग में लिख देता, फिर बच्चे कहते कि सर हमें समझ में नहीं आया। देखो ये 2 2 हो गया, 3 2 हो गया, 4 2 हो गया, आगे हो गया 5 2, सेम एज 6 2 2 1। अब देखो 2 2 दो बार रिपीट हो गया, तो हम इसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे क्योंकि सेट्स में एक बार लिख लो तो बात वही होती है। तो 2 3 आ गया, 4 2 आ गया, 5 2 आ गया एंड 6 2 आ गया। ये हमारे पास ये एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये एलिमेंट्स हो गए जो चीज हमसे निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, ए बी आ गया, तो अब सी की बात चलेगी। तो सी की बात में क्या कह रहे हैं, तो सी का हम पीछे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सी क्या है, द सम ऑफ एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए एटलीस्ट क्या है। एटलीस्ट मतलब कम से कम वो हो, उससे ज्यादा हो तो चल जाएगा। तो मतलब कि 3 का मल्टीपल हो और उसका सम 7 हो, मतलब 7 हो उससे ज्यादा हो। जैसे 3 6 हो गया, 4 5 हो गया, 5 4 हो गया, 6 3 हो गया और 6 6 हो गया। ये क्या है, हमारा सम है मल्टीपल ऑफ 9 के। मतलब दो कंडीशन इसने 7 दे रखी है कि एक तो मल्टीपल 3 के भी होने चाहिए और 7 का भी होना चाहिए। तो 5 4 और 5 4 मल्टीपल 3 नहीं है, बट इसका सम कितना है, एटलीस्ट 7 है, मतलब 7 से ज्यादा है। तो हमारे पास ये हो गया। तो हमसे बोला क्या है कि हमें क्या निकालना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट चेक करने हैं। तो सबसे पहले मैं ए और बी में देखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी में अगर 5 के इक्वल आ जाता है तो हम होगा। अब देखो ए और बी में कुछ कॉमन है, ए और बी में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही अलग अलग केस में कहा गया है। ऐसे बी और सी में कहूँ, बी में जो हमारा कहा गया है वो डाई में 2 होना चाहिए, बट सी में कहीं भी 2 का मेंशन नहीं है। तो मैं बी इंटरसेक्शन सी भी निकाल दूंगा, वो क्या आ जाएगा 5 के इक्वल, ठीक है। अब देखो सी इंटरसेक्शन ए निकालता हूं, बट सी इंटरसेक्शन ए में कुछ चीज कॉमन होती हैं, जैसे 3 6 4 5 3 6 4 5 5 4 6 3 6 6। ये सारे ही हमारे नंबर हैं क्योंकि जो 9 था ना वो इसमें भी तो आता है ना एटलीस्ट में, इस वजह से ये आ गया। तो मैं कहूंगा कि ये हमारे पास किसके इक्वल नहीं है, 5 के इक्वल नहीं है। 6 6 डज नॉट इक्वल टू 5। तो अब मैं फाइनली क्या कह सकता हूं कि मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल है, बी इंटरसेक्शन सी 5 के इक्वल है। देयरफॉर ए एंड बी इवेंट्स, कौन से इवेंट्स है, ए एंड बी एंड या और बी एंड सी, मतलब कि ए और बी और बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हमें यही बताना था कि इसमें से कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं दे रखे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जो आगे के क्वेश्चन हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस है जो अभी तक हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमसे सेम कह रहा है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सा है, सिंपल इवेंट कौन सा है, कंपाउंड इवेंट कौन सा है। तो आप नॉर्मली निकाल लोगे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है कि सबके जो इवेंट्स के देखे वो मेंशन करो, फिर उसके बाद देख लो कि कौन सा कॉमन है कौन सा कॉमन नहीं है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था। और जो दूसरा है फोर्थ का सेकंड सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट हमारा हो जाएगा कि जो तीनों इवेंट में से जो सिंपल सा इवेंट होगा वो हमारा सिंपल इवेंट होता है। फिर चौथा होता है हमारा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट के जो पूरा सैंपल स्पेस का मतलब कि यूनियन एक तरह से सबका, वो हमारे सैंपल स्पेस का है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सेम इस जैसा ही है, बट मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इसमें हमें खुद लेट करना है। 3 कॉइन आर टॉसेस, 3 क्वेश्चन टॉस करना है, तो उसके सैंपल्स पे हमने निकालने सीख लेते हैं, मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज कॉल्ड 8 इवेंट्स। 8 इवेंट्स कौन कौन से होंगे वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, HHH, HHT, STH, HTT, THH, THT, TTH, TTT। ये हमारे पास 8 इवेंट्स होंगे। आपको नहीं पता कैसे लिखना है तो आप फर्दर वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है। जो भी होता है उसका एलिमेंट हाफ, फिर उसके बाद और हाफ, फिर उसके बाद हाफ। तो पहला क्या रखा है, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि 2 इवेंट लेने में जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो। तो अपनी मर्जी से कोई सा भी इवेंट ले लो। तो मैं ले रहा हूँ लेट ई इज अ इवेंट डैश शो, आपको शो ओनली 3 हेड्स, मतलब उसमें सिर्फ 3 हेड शो होने चाहिए। और 3 हेड शो करने वाला एक सैंपल स्पेस क्या हो गया, 3 टाइम्स हेड 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 हेड, ठीक है। ऐसे ही सेम एज मैं एफ बी इवेंट ले लेता हूँ। एफ इवेंट में क्या लूंगा, अगर इसमें तीनों मैंने हेड लिया तो अगले में तीनों टेल ले सकता हूँ। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्पेसिफिक यही लेना है, आप दूसरा नहीं ले सकते, ठीक है। तो एफ का जो इवेंट्स हो गया वो हमारे पास हो गया 3 टाइम्स हेड, 3 टाइम्स टेल, सॉरी, टी टी टी। अब देखो, अब मुझे बताओ ई इंटरसेक्शन एफ निकालता हूं मैं। ई इंटरसेक्शन एफ में हमारे कुछ चीज कॉमन नहीं, तो एफ आई की इक्वल हो गया। तो मैं कह सकता हूं ई एंड एफ आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, सिंपल सा है। अब देखो जो इसके बाकी के क्वेश्चन है, लेट पार्ट, अब देखो जो आगे के पार्ट है वो आपको खुद करने हैं। अगर नहीं होते आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सेम इसमें ये लेट करना कुछ नहीं है, आसान सा है। हाँ, मानोगे मुश्किल है तो मुश्किल है, अगर इजी मानोगे तो इजी दे रखा है। कौन सा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमसे कह रहा है कि जो हमसे क्वेश्चन 6 कह रहा है वो भी बेस तो हमारे उस जैसा ही है, सिंपल सा। देखो 5th में तो हमें सारे पार्ट्स में कुछ ना कुछ लेट करना है, लेट हो जाएगा तो आप उसे सॉल्व कर लोगे तो वो इजिली और जल्दी हो जाना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 6 है टू डाइस आर थ्रो, 2 डाइस थ्रो कर दी गई। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ केस के बारे में जो क्वेश्चन नंबर 6 में इजीली हो जाएगा। जहां भी एंड होता है तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब जहां भी एंड होगा वहां समझ लेना इंटरसेक्शन होगा। हम पहले उस चैप्टर में पढ़ चुके थे सेट में। और जो दूसरा होगा वो और होगा, तो और का मतलब होता है यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में क्या चीज कॉमन है, यूनियन का मतलब होता है कि सब कुछ मिला जुला के चलना, ठीक। क्वेश्चन 6 इसके ऊपर बेस है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसे एक चीज और कहेंगे ए बट नॉट बी, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कहता है कि सिर्फ ए होना चाहिए, उसके साथ हमारा बी ना हो, मतलब ओनली ए माइनस बी, ये हमारे बट का मतलब होता है इसका, ठीक है। तो बी और सी का मतलब क्या हो गया, और का यूनियन है तो बी यूनियन सी। ऐसे ही मैं कहता हूं ए एंड बी, ए एंड बी क्या था जो मैंने ऊपर लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, मैंने यहाँ सी लिख रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भावनाओं को समझो, अब फ्लो में लिख जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें एक कंडीशन और आती है, आगे पढ़ोगे, नाइदर और नोर की। जब भी नाइदर और नोर की मतलब आ जाए तो समझ लेना उसमें इंटरसेक्शन की बात चल रही है। और इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होता है, एंड का मतलब ये होता है ना ही ये हो ना ही वो हो। और आइदर और की बात चलेगी, आइदर और नोर, सॉरी, आइदर और नोर, तो उसमें यूनियन की बात चलेगी। एंड आ गया बीच में, और आ जाता है तो यूनियन आ जाता है, एंड आ जाता है तो इंटरसेक्शन आ जाता है। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में जो दे रखा है वो निकालना है। ए डैश भी हमने बता दिया था, नोट बी का मतलब ही क्या है, खाली बी डैश की बात करेंगे, ठीक है। ए और बी का यूनियन हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 to 7 में हमारे पास कुछ नहीं दे रखा, आप इजिली सॉल्व हो सकता है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। अब जो भी हो रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि बच्चे कहेंगे कि सर हमारा तो अभी हुआ ही नहीं है, हम तो अभी तक यही हुआ है कि कैसे करें। तो आप पहले 16.1 कंप्लीट करो, फिर 16.2 देख लो, फिर उसके बाद 16.2 के कर लो। और किसी बच्चे की रिवीजन होगी तो वो डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमने पहले पढ़ा था। और अब बट जो हमारे 11th और 12th में जो फॉर्मूला चलेगा वो आउटकम्स की जगह फेवरेबल केसेस चलता है, क्योंकि आउटकम्स और फेवरेबल केसेस बोथ आर सेम। द नंबर ऑफ favorable cases upon total number of favorable cases, total number of favorable cases, ये हमारे फॉर्मूला है, हम इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करते हैं।
ये जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स था, आउटकम्स थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है, आउटकम्स है ना, आउट कल बहुत पुराना हो गया इसलिए आउट हो गया, तो अब इसकी जगह फेवरेबल केसेस यूज होता है। ठीक, अब इसको स्टार्ट कराने से पहले हमारे एक बीच में कॉन्सेप्ट और मतलब कुछ क्वेश्चन और यूज होता है कि वो पूछता है कि वो चीज है या नहीं है, उसे हम कंसिस्टेंटली बोलते हैं। कंसिस्टेंटली इव, हमसे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी में कंसिस्टेंटली है या नहीं है। कंसिस्टेंटली का मतलब है कंटिन्यूसली फंक्शन है या नहीं है, कंटिन्यूस है या नहीं है। जहाँ भी कन आ जाता है मतलब लगातार की बात कर रहा है, तो इसमें चेक करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जब भी ग्रेटर देन होगी किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो हम कहेंगे ये कंसिस्टेंट इवेंट है। सेम एज अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के दे रखा होगा तो वो भी ग्रेटर देन होनी चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल होनी चाहिए किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बेशक इंटरसेक्शन दे रखा यूनियन दे रखा हो, अगर ये दो केसेस में होगा उसकी वैल्यू तो हम उसको इजिली सॉल्व कर देंगे। और हमने सेट में पढ़ा था क्या, एन ऑफ ए यूनियन बी, किसके इक्वल पढ़ा था, एन ऑफ ए मतलब ए सेट के प्लस एन ऑफ बी सेट के माइनस ऑफ एन ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। सेम एज प्रोबेबिलिटी में भी हमारे साथ ही होता है। प्रोबेबिलिटी में जब भी हमारे पास दो इवेंट के यूनियन निकाल रखा है तो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे कि हमने पहली दो एक्सरसाइज में पढ़ा है, एक्सरसाइज 16.1 और 16.2 में, सेम एज हम 16.3 में अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है। ठीक है, तो हम सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 16.3 में। क्वेश्चन नंबर 16.3 में हमसे कह रहा है कि हमें ये बताना है कि इसमें which of the following cannot be valid assessment of the probability outcomes of sample space। exercise 16.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे बोला कि कौन सा प्रोबेबिलिटी हो सकता है, कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो इसमें एक असाइनमेंट दे रखे हैं और वो दे रखा है, और याद रखो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में लाइक करेगी और कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, ये दो चीज हमेशा याद रखना। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बेशक उसका कोई भी इवेंट होगा वो भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो हमसे पहला कह रहा है कि ए पार्ट है ओमेगा 1 इज 0.1, ओमेगा 2 इज 0.01, ओमेगा 3 इज 0.05, ओमेगा 4 इज 0.03, ओमेगा 5 इज 0.01, ओमेगा 6 इज 0.2 एंड ओमेगा 7 इज 0.6। तो सिंपल सा है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसे करते करते ओमेगा 7 तक निकालना है। ठीक है, ओमेगा फर्स्ट की वैल्यू क्या है, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.6। अगर आप इसका सम करते हो तो ये 1 के इक्वल आया, तो मैं कह दूंगा यहाँ यस इट इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैं कह दूंगा यस इट इज अ प्रोबेबिलिटी, इट इज अ प्रोबेबिलिटी या इट इज अ असाइनमेंट, इट इज वैलिड असाइनमेंट। ठीक है, बात एक ही सही है। इसका फर्स्ट पार्ट ये है। अब देखो सेकंड पार्ट में 1/7 क्या रखा है, तो टोटल भी 7 इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ए भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी का इवेंट है, बी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट है, और बट ये जो सी है उसका अगर हम सम करते हैं तो वो मोर देन 1 हो ही रहा है, क्योंकि 6 और 5 11 हो जाता है, 1.1 हो गया तो वो मोर देन हो गया, तो सी हमारे पास नहीं है। एक ऊपर में लिख रहा हूँ जो चीज है हमारी प्रोबेबिलिटी और जो चीज नहीं है, ऊपर जो है वो प्रोबेबिलिटी होने की है और जो है नहीं होगी। तो ए भी हो गया, सी नहीं है। अब डी में हमारा नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ जाए तो हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसकी इवेंट में हमारे पास वो होना चाहिए। अगर 16 का हम सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन मतलब ई पार्ट, तो वो प्रोबेबिलिटी होगा क्योंकि टोटल सम ही उसका 15 दे रखा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, अब देखो इसका सम करके देखोगे तो आएगा, बट इसमें एक कंडीशन दे रखी है 15/14, तो ग्रेटर देन 1 तो हो ही गया, तो वो इसमें नहीं आने का केस है। तो ये होने वाली सिर्फ ए और बी इवेंट है और नहीं होने वाले सी डी ई इवेंट है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक क्रैश कोर्स तो चल रहा है प्लस साथ में रिवीजन भी चल रही है आपकी। मेन क्रैश कोर्स का क्या होता है कि सिर्फ कुछ क्वेश्चन कराए और कंप्लीट वीडियो, मतलब मैं चाहूँ तो कि सिर्फ 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा सकता हूँ, बट जब भी मैं आपको पूरे एज रिवीजन के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि आपको 12th में कोई दिक्कत ना है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, टेंशन मत लेना पेपर की। ठीक है, तो अभी तैयार है सेकंड क्वेश्चन, अब कोइन
is tossed twice, what is the probability that at least one tail occurs? सबसे पहले एटलीस्ट का मतलब पता होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब था कम से कम, कम से कम, काम से काम नहीं है, कम से कम है। मतलब ये हो तो चलेगा, इससे ज्यादा हो तो वो भी चल जाएगा। कम से कम ये होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो चल जाएगा। ठीक है, कॉइन है, टॉयज क्या टॉयज वन। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, इसमें सैंपल स्पेस ही लिखना है। कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, तो इसके सैंपल स्पेस 4 होंगे। तो कौन कौन से होंगे? हेड हेड होंगे, हेड टेल होंगे, टेल हेड होंगे, और टेल टेल होंगे हमारे पास, ये होंगे। ठीक है, अब इसके साथ में हमसे क्या क्या रहे कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एटलीस्ट वन टेल। ठीक है, तो मैं कर लेता हूं, लेट द इवेंट, या लेट द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट शो वन टेल। द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट ऑफ द अकर्स, ये लिखना जरूरी है आपको, हर स्टेप लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि आप हर स्टेप लिखोगे तो उस हिसाब से टीचर को भी पता चलेगा कि आपको आता है या नहीं आता। लेट द इवेंट ऑफ द अकर्स एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल। वन टेल के आने की क्या वो है, तो मैंने उसको मान लिया ई। तो अब मुझे बताओ ई के सैंपल स्पेस क्या होंगे। मैं प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, खाली ई के सैंपल स्पेस पूछ रहा हूँ। तो ई के सैंपल स्पेस क्या है कि सेकंड एक्सरसाइज में निकालना सिखाने कि ई इवेंट का हमारे पास दे रखा है, तो इवेंट्स के निकालने सैंपल स्पेस, अब इवेंट्स के निकालें अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये कह रहा है एटलीस्ट वन टेल हो, मतलब कम से कम एक टेल हो, उससे ज्यादा हो तो चल जाएगा। मतलब हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये हमारे पास हो गया एटलीस्ट वन टेल का। ठीक है, अब सेम एज इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, आउटकम्स हमारे पहले चलते थे, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं इसके पास? 1 2 3, तो इसके 3 फेवरेबल केसेस हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 4। इसके आउटकम्स है 4, इसके आउटकम्स है 3, तो 3/4 आ गया हमारे पास। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल इज 3/4, ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, चाहे पहले सैंपल स्पेस हमने पहले एक्सरसाइज में निकालना सीखा था, हमने वो निकाला। सेकंड एक्सरसाइज में उसके इवेंट्स का निकालना सीखा था विद द हेल्प ऑफ कंडीशंस। फिर अब नॉर्मल थर्ड में जो हमें बोल रखा है उस हिसाब से हम सॉल्व कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप ट्राई करोगे आपसे हो जाएगा। ठीक है, उसमें डाई का थ्रो करा है, वही शायद इवेंट को लेट करना है और सॉल्व कर देना है। अब हम मैं बात करते हैं कार्ड्स के बारे में। याद है जब मैंने आपको कराया था तो कार्ड्स का बताया था कि 52 होते हैं, 26 26 13 13 का पेयर होता है, 4 एवरी में फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। पैक है जो 52 कार्ड्स है, ये जो 52 कार्ड्स दे रखे हैं ये हमारा सैंपल स्पेस दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यही है हमारे पास। पहले में हमसे क्या फाइंड करने कह रहा है, हाउ मेनी द पॉइंट्स देयर आर इन सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स होंगे, मतलब एन की वैल्यू पूछा है, तो एन की वैल्यू 52 होगी। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि हमें कहना है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड शो एज ऑफ अ स्पीड। अब देखो ये एज ऑफ अ स्पीड है, तो मैं सीधे सिंपल सी बात है लेट कर लेता हूं। लेट जो क्वेश्चन में दे रखा ना ये लिख दो, लेट द कार्ड is an ace of spade, is an ace of spade। स्पीड में एस कितने होते हैं वो लेट करने, तो उसको मैंने ई मान लिया। तो ई के सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, सिर्फ एस कार्ड तो हमारा 1 ही होता है ना। एस जो स्पीड में 13 कार्ड होते हैं, 13 में तो सिर्फ 1 होगा। तो एन ऑफ नंबर ऑफ ई, ये एन से नंबर ऑफ ई के इवेंट कितने हैं 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, याद रखना हर बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। एन ऑफ ई एस हो जाएगा। ठीक है, ये फेवरेबल केसेस के नंबर कितने 1 और टोटल नंबर कितने 52, तो 1/52 इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का।
अब ऐसे ही हमसे सी पार्ट पूछा गया है। सी पार्ट में हमसे दो कंडीशन बोले गए हैं कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एस, और फिर उसके बाद कह रहे हैं ब्लैक कार्ड। तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड यहीं करा देता हूँ, जो हमारे से सही है। सी का फर्स्ट पार्ट, लेट द कार्ड बी एस। एस है, ई मानना है, ई मान लो, ए मानना है, ए मान लो। मैं इस बार ए मान के चलता हूँ कि एस है, ए फॉर एक का। ठीक, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? ए टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होते हैं? 4 कार्ड्स होते हैं सब में। स्पीड में हमारे पास 4 है, डायमंड में 4 है, हार्ट में 4 है, क्लब में 4 है। सब में एक एक कार्ड होता है, तो इससे नंबर ऑफ 4 कार्ड्स हो गए। सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना है 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज 52। सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 4 एंड टोटल नंबर ऑफ 52। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है 1/13, क्योंकि 13 4 इज 52 होता है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है हमारा कि वो ब्लैक कार्ड है। लेट द कार्ड बी ब्लैक। ब्लैक कार्ड है तो उसको मैं बी से डिनोट कर लेता हूँ। तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो गया? एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, टोटल उसमें कितने देते हैं? तो 13/52। तो हमारे पास आ गया 13 1 13 4। तो इसके प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि कैसे किसका क्वेश्चन करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब मैं चाहूँ तो क्या होंगी, ये हो गया है, अब इस हिसाब से आप पूरे कर लोगे। ये तो हो जाता है कि क्रैश हो जाते हैं, बट हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं, तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस और देखते ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहेगा पेयर ऑफ कॉइन विद मार्क 1 ऑन द फेस एंड 6 ऑन द अदर फेस ऑफ अ डाई। ठीक है, एंड बोथ आर टॉसेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 5 में कहा गया है अ पेयर ऑफ कॉइन, एक कॉइन है, ठीक है, 1 मार्क ऑन द वन फेस, एक की तरफ 1 मार्क कर दिया, और एंड 6 ऑन द अदर फेस, 6 के साथ अदर कर दिया, तो उसके साथ कहा गया टॉस कर दिया, बोथ टॉसेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ द वो। ठीक है, तो जो इसके सैंपल स्पेस होंगे, क्या है, एक की तरफ 1 मार्क कर दिया, तो 1 तो मार्क कर दिया, तो 1 के साथ क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, फिर 1 के साथ 2 भी होगा, 1 के साथ 3 भी आएगा, 1 के साथ 4 भी हो जाएगा, 1 के साथ 5 भी होगा, और 1 के साथ 6 भी होगा, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। और ये क्या है, जो अदर साइड है, जो दूसरा साइड है, उसमें हमने 6 कर दिया, तो क्या होगा? 6 1 6 2 6 3। वैसे टोटल इसके सैंपल्स पे 36 मंथ थे, बट हमने इसमें जो कंडीशन हमसे बोला गया हमने वो निकाल दिया। 6 4 6 5 6 6, ये हमारे क्या हो गए? सैंपल स्पेस हो गए। इसके कितने बोल रखा है? ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द टर्म्स इज 3। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, द सम इज 3। तो लेट द इवेंट, या लेट द डाई, या लेट द सम ऑफ अ डाई, लेट द सम ऑफ डाई इज 3। तो उसको मान लिया, जो 3 को लेट करने वाला है उसको क्या मान लिया? ई मान लिया। तो ई के सैंपल स्पेस क्या होंगे? सबसे पहले यहाँ सैंपल स्पेस निकालो। अभी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात नहीं कर रहा, सैंपल स्पेस क्या रहा हूँ, तो उसका सम 3 होना चाहिए। सम डाई का 3 बस यही होगा, 1 और 2। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 6 6 12, और ये नंबर ऑफ ई के कितने हैं? ई के सैंपल स्पेस 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है, तो प्रोबेबिलिटी भी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मतलब नंबर ऑफ ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस एंड नंबर ऑफ एस। तो इसका हो गया 1/12। अब सेम है, इसका सेकंड पार्ट बोल रखा है। सेकंड पार्ट में बोला कि सम हमारे पास 12 होना चाहिए। सम हमारे पास 12 कौन सा होगा? सिर्फ 6/6। तो अगर मैं इसका वर्बली करूं, अगर मैं उसको एफ मान लूं, तो नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एफ कितना है? 1, और एस कितना? 12। तो दोनों का ही आंसर मेरे पास 1/12 1/12 आ गया। बट आपको क्वेश्चन में पूरा पेपर में क्वेश्चन पूरा लिखना है, मतलब कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। हम इसका सिर्फ यही लेके चल रहे हैं, कुछ में अब कुछ इजी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रखा है, हमसे कह रखा है देयर आर 4 men and 6 women on the city of counseling।
ठीक है, एक सिटी में 4 मैन और 6 वुमेन करने आई, तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। इफ वन काउंसलिंग मेंबर इज सिलेक्टेड और कमिटी एंड जनरली, हाउ इज लाइकली इज द वुमेन? तो वुमेन आने की क्या होती है? हमें पता दिया 4 मैन एंड 6 वुमेन, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? 10 पर्सन हो गए। तो नंबर ऑफ एस क्या हो गया? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया इसमें? 10%। और फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया लेट द इज अ वुमेन, लेट बी इज अ वुमेन। वुमेन है, उसको मैंने डब्ल्यू से कर रखा है। तो डब्ल्यू वाले कितनी है? नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी है? 6। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू की, वो क्या होगी? नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितनी है इसमें? 6 और टोटल आउटकम्स है 10। इसको सॉल्व कर देंगे तो 3/5 आ गया। हम चाहे तो इसको पॉइंट्स में निकाल सकते हैं, बट इतना चाहो तो इतने में कर दो, कोई इशू नहीं। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो थोड़ा ट्रिकी है, उसके आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तो उसको आप ध्यान से देख पड़े। पहले मैं आपको कहता हूँ आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसको मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है? तो आप बेशक वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर दीजिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद आप आगे सॉल्व कीजिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये कह रहा है अ फेयर कॉइन इज टॉसेस ऑफ 4 टाइम्स and the person with win ₹1 each head and lose the rupees of 150 for each tail that turn up from the sample space. Calculate the how many different amount of money we can the after 4 tosses. The probability of getting the probability of having is this is the amount. ठीक है, हमसे क्या कहा गया है? एक पेयर ऑफ कॉइन से 4 टाइम्स टॉस किया गया। जब उसका हेड आता है, जब अगर डाई में हेड शो करेगा तो वो ₹1 विन करेगा, मतलब ₹1 प्लस में करेगा, विन करेगा। और जब टेल आता है तो वो ₹1 लूज करेगा, ₹1.50 लूज करेगा। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले इसके सैंपल स्पेस बनाने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में यही होता है, कॉइन है, कॉइन कितने 2 फेस होता है, मतलब 2 की पावर n, एंड नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या है? 4, क्योंकि 4 टाइम्स डाला गया। तो नंबर ऑफ 4 टर्म्स कितना हो जाता है हमारे पास? 16। तो 16 हो गया। अब 16 हम इसके सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो कितना करना है? 4 बारी हेड करना है, ठीक है, 8 बारी हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 8 टाइम्स टेल, 1 2 3 4 5 6। अब देखो हमारे यहाँ स्पेस कम पड़ गई, तो हम क्या करेंगे? इसे थोड़ा और ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखो मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इसको जब सॉल्व करेंगे, मतलब इसको सॉल्यूशन भी करना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब इसकी तरफ, इसके सैंपल स्पेस की तरफ। सैंपल स्पेस यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि 4 16 है, तो 8 बार ये करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 8 टाइम्स ये करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हाफ कर देना, 8 हाफ, 4 पर हेड, 1 2 3 4। फिर 4 बार टेल, 1 2 3 4। फिर 4 बार हेड, 1 2 3 4। फिर 4 बार टेल, 1 2 3 4। अब 4 बारी, फिर इसका हाफ कर देना, मतलब 4 का था 2, तो 2 बारी हेड 2 बारी टेल, 2 बारी हेड 2 बारी टेल, 2 बारी हेड 2 बारी टेल, 2 बारी हेड 2 बारी टेल। फिर एक हेड टेल 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 हेड टेल। हमें ये निकल गया। फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मच डिफरेंट अमाउंट ऑफ अ मनी आफ्टर यू कैन द आफ्टर 4 टॉसेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच हैविंग दिस अमाउंट। ठीक है, तो 4 टाइम मैक्सिमम कर गया। अब मतलब इसमें क्या है कि कितना किसने क्या निकाला वो चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है,
तो अगर मैं कहूँ कि मैं पहले केस में लेके चलता हूँ क्या, कि हमारे सैंपल स्पेस हो गए, मैं अगर पहले सैंपल स्पेस में लेके चलता हूँ कि अगर मेरे पास चारों में वो आ जाए, मतलब 4 हेड टर्न्स, तो 4 हेड टर्न्स वाली सिर्फ ये केस है, तो मतलब चारों बार हेड हेड आएगा, टर्न टर्म्स अप, तो चारों बारी हेड हेड आ गया, ठीक, चारों बारी हेड हेड आ गया, तो मतलब हेड जब आता है तो 1-1 रुपये जीतता है, तो 1 + 1 + 1 + 1, तो कितना हो गया, 4 रुपीज इसने विन कर लिए, 4 रुपीज गेन हुए। अब देखो, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, कि अगले में कहता हूं मैं 3 हेड्स एंड 1 टेल। अब ऐसे इसके कितने केस हैं, 3 हेड्स एंड 1 टेल के। 3 हेड्स वाले इसमें 3 हेड्स हैं, 1 2 3 4, सिर्फ 3 हेड हो और 1 टेल हो, ठीक, ये 4 ही है, मतलब 4 केसेस होंगे इसके, 4 केसेस होंगे। देखो 3 हेड्स हैं, 3 हेड्स में जब भी हेड्स आता है तो 1 प्लस रुपीज होते हैं, और जब 1 टेल है तो 1.5 रुपये माइनस कर देना, क्योंकि वो लॉस होता है, तो 3 माइनस 1.50 इज कॉल्ड ऑफ 1.5 रुपीज गेन में, ये भी गेन में चल रहा है, जहां भी प्लस लिखा जाए तो समझ लेना गेन होगा, जहां भी माइनस होगा वहां समझ लेना लॉस होगा, ठीक। अब मैं अगला क्या करता हूँ, 2 हेड एंड 2 टेल, 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, 2 टेल्स, मतलब कि 2 ही हेड है और 2 ही टेल है। अब इसके इतने कितने, 1 2 3 4 5 6 केसेस है। अब मैं इस केसेस का बताऊंगा कि करना क्या है, बट हम सबसे पहले भी इसके निकाल रहे हैं, मतलब 2 हेड है, 2 हेड है तो 2 रुपीज प्रॉफिट होंगे, और 2 टेल है तो 1.5 रुपीज माइनस, तो मतलब कि क्या हुआ हमारे पास 2 माइनस 3, तो क्या हो गया, -1 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, 2 हेड हो गया। अब मैं आखिर जो बचता है क्या, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड एंड 1 टेल, तो 1 हेड और 1 ही टेल है, 1 हेड और 1 ही टेल कितना है, 1 हेड और 1 टेल चल सकता है। एक चीज बताओ, 1 हेड और 3 टेल्स चलेगा, 1 हेड, क्योंकि यहाँ पे टेल्स कम होते जा रहे हैं और हेड्स बढ़ता जा रहा है, 1 हेड एंड 3 टेल्स, 1 हेड और 3 टेल्स के कितने हैं, फिर जिसमें 1 हेड हो और 3 टेल हो, 1 2 3 4, 4 केसेस हैं इसके भी, 4 केसेस, तो इसके 1 हेड है 1 रुपीज, और ये 3 बार वो हारा, मतलब 150 माइनस 150, तो कितना हो गया, 1 3 4.5, एक में से अगर मैं 4.5 रुपये माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बचते हैं कि माइनस का 3.5, मतलब 3.5 रुपीज का मेरे पास लॉस हुआ, ठीक। ये समझ में आए किसको कितना लॉस हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज हमने निकाल। अब देखो एक फाइनल केस बचता है, जब जिसमें चारों तरफ ही हमारे पास हेड आ जाए, मतलब चारों तरफ ही हमारे पास टेल हो जाए, तो इसका क्या होगा, 4 टेल्स अक्कर, तो 4 टेल्स का केस एक ही है, तो मतलब 1.50 माइनस 1.50 माइनस 1.50 माइनस 1.50, ये हो गए, तो कितने हो गए, 3 3 6, मतलब 6 रुपीज का लॉस हुआ। हमने ये तो निकाल दिया किसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। और टोटल इसमें जो सैंपल स्पेस थे, मतलब एन ऑफ एस थे, उसमें कितने थे, 16 थे। अब हमें क्या निकालना है, इन सब की एक एक करके प्रोबेबिलिटी ही भी निकालनी है, कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि चारों टर्म जब वो 4 रुपये जीतता है, मतलब जिसमें चारों हेड आते हैं, तो मतलब इन सब की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, मतलब जब चारों गेन हुआ तो मैंने कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 गेन्स, 4 हेड्स, 4 हेड्स मतलब जिसने चारों रुपए जीते, 4 हेड्स अक्कर्स, 4 हेड्स अक्कर्स का क्या है फॉर्मूला, मैं यही लिख रहा हूँ एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप अगर एक बार लिख देता हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन
टोटल नंबर ऑफ फेवरेट। माने क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट समझना इजी है। नंबर ऑफ फेवरेट केसेस, ठीक। 4 हेड्स कर, 4 हेड आ जाए तो कितना केस है, 1, ठीक है। या 4 रुपीज गेन हुए, बात एक ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/16, ठीक है। अब 4 रुपीज आए, ठीक है। अगली बार क्या आता है, दे आर पर्सन ऑफ 3 हेड्स एंड विनिंग। देखो हमने ये जो निकाले, अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने कितना होगा कितना नहीं होगा। मैंने इसमें 4 केसेस इसलिए चलते गए कि सेम सेम हो। जब 4 गेन हुआ तो हमने ये लिख दिया, या हमें वही निकालना था ना कि गेन कितना हुआ, तो गेन का हमने ये निकाल दिया। अब अगली बार मैं कह रहा हूँ कि हमारा गेन अगला कितना हुआ था, 1.5 रुपीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.50 गेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.50 गेन है, मतलब कि कितना उसमें गेन हो रहा है। गेन वाले केसेस कितने, 4, तो 4/16, तो कितना आ गया, 1/4। सेम एज अब लूज वाला होगा, लूज कितने रुपीज हो रहे हैं, 1 रुपीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 1 रुपीज, 1 लूज। 1 लूज के केस कितने हैं हमारे पास, 1 लूज का केस है हमारे पास, ठीक, तो 6/16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/8, 3/8 आ गया। अब आखिरी में हमें क्या बचा है कि 3.5 रुपीज लॉस हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3.50 लॉस, 3.50 लॉस, 3.50 के केसेस कितने, 4, तो 4/16, तो क्या आ जाएगा, 1/4। अब फाइनल हमारे पास बचा क्या, जब 6 के 6 रुपए ही लॉस हुए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 रुपीज लॉस, तो कितना आ गया हमारे पास, किसका केस है, 1/16। तो ये हमारे इंडिविजुअल्स की हो गए, कितना किसके रुपीज के हुए हैं नहीं हुए। आप डायरेक्टली ऐसा करोगे तो कोई गलत नहीं बोलेगा। सबसे पहले ये करना, फिर ये भी टेबल बना देना, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से केसेस में क्या है। यहाँ केसेस समझाने के लिए ही मैंने डिफरेंट कलर्स का आपने यूज किया, बट आप डिफरेंट कलर मत लिखते ना, सेम कलर ले सकते हैं। हाँ बट याद रखना, यहाँ केसेस जरूर लिख देना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ही बेस है हमारे क्वेश्चन नंबर ऊपर के जो हमने पहले पढ़े थे कि जब 3 हेड आएंगे तो क्या होगा, 2 हेड आएंगे तो क्या होगा, एटलीस्ट 2 हेड का क्या होगा, एटमोस्ट 2 हेड्स का क्या होगा, जब एक भी हेड नहीं आएगा तो क्या होगा, जिसमें तीनों टेल आएंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली 2 हेड्स होंगे। मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आप इजिली कर लोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नॉट ऑफ ए। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमारे पास 2/11, और नहीं होने की क्या है, हमने पता था प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने की इज इक्वल टू 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 - 2/11। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने की, तो 11 - 2 9/11, 9/11, तो ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या है कि हमारे पास एक वर्ड है एसेसिनेशन। एसेसिनेशन में कितने लेटर्स दे रखे हैं हमारे पास, ASSINATION। एसेसिनेशन में हमारे पास 13 लेटर्स है, तो 13 लेटर्स दे रखे हैं, तो मतलब ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए, मतलब n ऑफ s कितना हमारे पास 13। पहला हमसे वो वोवल्स की बात कर रहा है, तो वोवल्स की बात करता है तो हमने लेट कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल्स। वोवल्स वो होते हैं AEIOU। इसमें वोवल्स कितने हमारे पास 5, 1 2 3 4 5 ये दे रखा है, और एक 6, तो हमारे पास 6 वोवल्स हैं, तो 6/13। अब जो रिमेनिंग बचेंगे वो कॉन्सोनेंट बचेंगे, तो जो कॉन्सोनेंट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ C तो हो गई 7/13। ये हमारे पास इसके वोवल्स और कॉन्सोनेंट निकालने के लिए दे रखा था, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है जैसा हमने अभी तक करे हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 ना करा के क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सेम तो वैसे कर लोगे, बट उसके लिए आपको PNC पढ़ना होना चाहिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन का मेथड यूज होना है। बट मैं आपको करा देता हूँ क्वेश्चन, जब कॉम्बिनेशन कराऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये क्या है, इन अ लॉटरी अ पर्सन चॉइस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट द रैंडम ऑफ 1 to 20, मतलब 1 to 20 नंबर दिए गए। कॉम्बिनेशन का मतलब ये हमारा वो होता है कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन में ही हम पढ़ेंगे
कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास किसी भी चॉइस करना एक तरह से। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली पूरा करेंगे, बट इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। NCR होता है, NCR ये दिल्ली वाला नहीं है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। हमसे ये कह रहा है कि हमारी एक लॉटरी लगेगी, उसमें हमें 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर सेलेक्ट किए रैंडमली 1 to 20, ठीक है। एंड इफ इज द 6 नंबर ऑफ मैच विद द 6 ऑलरेडी फिक्स ऑफ द लॉटरी। अगर मैच में 6 आता है तो वो 6 पहले ही फिक्स हो गया लॉटरी में, तो वो प्राइस जीत जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ विनिंग प्राइस ऑफ द गेम? हिंट द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो n होता है हमारा टोटल नंबर्स कितने देखे, टोटल नंबर्स हमारे पास 20 दे रखे हैं, और r होता है कितने टर्म्स में, कितने के चॉइस करने के लिए बोल रहे हैं, वो कौन सा नंबर चॉइस करने के लिए? 6 चॉइस कर रहे हैं, 26 वाला। तो इसका हो जाएगा 20 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 6 फैक्टोरियल। अब 20 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 90 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है हमारा कि वो चीज़ 1 तक रिपीटेड चलती रहती है। तो 20 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 16, या नीचे 6 फैक्टोरियल का उसको मैं 5 4 3 2 1। अब देखो 20 माइनस 16 इज 14 फैक्टोरियल। अब मैं 14 फैक्टोरियल एन दूंगा और ऊपर भी मैं 14 फैक्टोरियल तक ही लिख दूंगा, 15 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल। अब देखो 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल गया, आप इसे सॉल्व करोगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। बट हमें इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगा ना, वही हमारा कितने कितने केसेस बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं उसका, वही हमारा इसका आंसर होगा। इसका आप खुद सॉल्व कर लेना, क्योंकि अगर मैं अभी कैलकुलेशन करने गया तो थोड़ी और वीडियो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था ना, कॉन्स्टेंट्स है नहीं है, कंसिस्टेंटली इवेंट्स है नहीं है, तो उसमें ये चेक वेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ PA एंड PB आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। तो फर्स्ट पार्ट हमने दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है हमारे पास 0.5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी दे रखी है हमारे पास 0.7, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हमें दे रखा है, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.6। ठीक, इसमें ये वैल्यू दे रखी है, तो हम करेंगे क्या, ये चेक करना कांस्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इसके मतलब ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B, मतलब दोनों के इक्वल ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए था। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.6 इज ग्रेटर देन ऑफ 0.5। सही है गलत है? सही है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है, मतलब जो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए थी। अब अगली क्या दे रखा है, तो 0.6 इज, ये तो हमारी ट्रू कंडीशन होगी, और ये हमारे पास 0.7 है, बट ये हमारी फॉल्स कंडीशन। मैंने कहा था दोनों में ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी जब ये वो कंसिडर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B आर नॉट कंसिडर डिफाइंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B आर नॉट consistently defined, मतलब ये कंटिन्यूसली इवेंट्स नहीं दे रखे। ठीक, इसका सेकंड पार्ट है वो आप अपने आप ट्राई करना, बेशक यूनियन हो इंटरसेक्शन हो, दोनों की केस में यही सेम चीज चलती है। तो अब देखो हम आगे चलते हैं, उससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो हमने सेट्स में पढ़ा। सेम उस जैसा फॉर्मूला है, बस उसको ही हम आगे फर्दर वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के जितने भी क्वेश्चन वो इसके ऊपर बेस्ड हो जाएंगे, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। इसमें हमसे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी गिवन है हमारे पास 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो गिवन दे रखी है वो हमारे पास क्या दे रखी है 1/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या दे रखा है हमारे पास, A इंटरसेक्शन B वो दे रखा है 1/15। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। इसको उधर भेज दो, उसको इधर भेज दो, बात वही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। अब जो जो वैल्यू दे रखी है वो सोल्व कर दो, 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15, तो टोटल एलसीएम हमारे पास 15 ही आना है, ठीक है। तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये -1 आ गया, तो 5 6 7 8, 8 में से 1 गए 7, तो 7/15 आ गया हमारे पास इसके यूनियन की वैल्यू, ठीक है। हमें इसका हिसाब से करना है।
अब देखो अगले जो पार्ट्स है उसमें कुछ और दे रखा, तो उसको ही प्लस माइनस इधर उधर भेज के हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप किसी 13 के सारे क्वेश्चन कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या गया है, और एक चीज और याद दिला दूं, जहां भी और होता है वहां यूनियन आता है, और जहां भी एंड होता है वहां इंटरसेक्शन आता है, याद रखना। कि अब इसमें ये जो अब आगे के क्वेश्चन है उसमें ये बहुत चीज काम आनी है। तो क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन 14 में हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5, और कह रहे हैं फाइंड पी ए और बी, ए और बी हमें फाइंड करना है। और ये कह रहा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ही हमारा वो होता है कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो 0 के इक्वल है, मतलब 5 के इक्वल है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसके इक्वल है 5 के इक्वल है, मतलब 0 के इक्वल है इन शॉर्टली। ठीक है, अब मैं क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब क्या था, ए यूनियन बी, हमें ये फाइंड करना है। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जो जो वैल्यू दे रखी है पुट कर दो, इंटरसेक्शन में मतलब 5 की वैल्यू 0 दे रखी है, तो 3/5 प्लस 1/5 माइनस 0, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4/5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में हमें देखना है कि किस हिसाब से क्या बोला गया और क्या निकालना है। अब जो आगे के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी के ऊपर बेस हैं, तो बट हम आगे भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हमें करना कैसे क्या नहीं करना। आपने आगे वो स्टैट्स में डी मोगले रूल भी पढ़ा होगा, डी मॉर्गन लो, मॉर्गन्स लो, डी मॉर्गन्स लो का अब क्या हमें क्या जरूरत है यहाँ पे। देखो बेटा सेट्स और प्रोबेबिलिटी बोथ आर इंटरलिंक्ड, तो आपको थोड़ा बहुत और समझ में आना है। देखो जब भी हमारे पास एन ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन ऑफ एफ डैश होगा, मतलब नाइदर दिस और नॉर दिस, वो हम लिख सकते हैं क्या, एन ऑफ ई यूनियन एफ के होल डैश के। ठीक है, मतलब जो भी दे रखा होगा उसका सिंबल उल्टा करके उसका पूरा लिखना है। अगर दूसरी कंडीशन में कहूँ मैं ई डैश और एफ डैश दे रखा है, तो क्या लिख देंगे, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ का होल डैश। ठीक है, इसका मतलब ये होता है डी मोगले रूल। अब क्या होगा सर हमारा इसका क्या काम, हाँ इसका हमारा काम होगा क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो इसमें कॉन्सेप्ट बीच बीच में भी आते रहते हैं, इसलिए हमारी थोड़ी वीडियो लेंथी हो रही है, क्लास हमारी लेंथी हो रही है। इसमें क्या है कि इफ ई एंड एफ आर सच इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है 1/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है 1/2। ठीक है, एंड पी ई एंड एफ, ई एंड एफ मैंने क्या बताया था यहाँ पे, ई एंड एफ की वैल्यू एंड होगा तो इंटरसेक्शन आएगा, ई एंड एफ की वैल्यू क्या दे रखी है 1/18। ठीक, हमें पहला फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, ई और एफ, ई और एफ निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ। तो आप इसे सॉल्व कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/18। ठीक, टोटल एलसीएम हमारे पास 18 ही आना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी वो 1/8 दे रखा ना कि 1/18, तो 1/8, तो एलसीएम हमारे पास 8 आ जाना है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ -1 होगा, तो 6 5, तो 5/8 आ गया हमारे इसकी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ऑफ एफ की वैल्यू 5/8। ठीक, अभी हमारा आगे सेकंड क्वेश्चन में काम आएगा, इस वजह से मैं सोल्व कर देंगे, तो आप ही सोल्व करो। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट कह रहा है हमसे, सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। जहां भी नॉट ई और नॉट एफ आ जाते हैं, जहां भी नॉट आ जाता है वहां तो आग बंद करके वो लगा दो डैश, ई डैश एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है एफ डैश। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें पता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन ऑफ एफ डैश, डी मोगले रूल की तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल डैश।
बाय मॉर्गन लू, डी मॉर्गन लू, डी मॉर्गन लो भी कह सकते हो, रूल भी कह सकते हो, मैं ज़्यादातर रूल कह के चलता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू, और आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की मतलब ई और एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने की ई इंटरसेक्शन एफ डैश की 1 के इक्वल होती है। तो मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश निकालनी हो तो किस अनुसार निकल सकते हैं, 1 माइनस ये चीज़ हमारी पहले ही करती है, मतलब होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है, तो ना होने की उसमें से होने वाले में से माइनस करा जाता है ई इंटरसेक्शन एफ। तो हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस इसकी कितनी लिख ली थी हमारे होने की 5/8, तो 5/8, तो हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ के होल डैश। तो 8 माइनस 5 इज 3, 8 में से 5 माइनस किया तो 3/8, तो ये हमारी इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन ऑफ एफ डैश, मतलब एंड वाले, ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। आगे वाले क्वेश्चन हैं वो जो हमारे इसी के ऊपर बेस हैं, बट कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आगे भी करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कह रहा है कि इवेंट ई एंड एफ आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ, मतलब कि नॉट ई और नॉट एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.25। तो डी मोगले रूल के हिसाब से सबसे पहले डी मोगले रूल ही लगा दे करो, ई इंटरसेक्शन एफ डैश की वैल्यू भी इसके इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। ये कह रहा है स्टेट दैट वेदर ई और एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, वो हमें चेक करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू 1, और डैश इज इक्वल टू 1 मतलब होने की ना होने की, हमें इससे मैटर नहीं करता कि ये इंटरसेक्शन है या नहीं है, बस ये हमारा एक इवेंट है होने की और ये ना इवेंट होने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का होल डैश, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.25, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.75, तो हमारे पास आ गया 0.75। बट हमने कंडीशन में कहा गया था कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने चाहिए, ये 5 के इक्वल नहीं है, तो मैं कह दूंगा देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब ये हमारे एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं दे रखे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। सेम हमें इसे तो क्वेश्चन नंबर 17 बेस है क्वेश्चन नंबर ऊपर वाले जो पढ़े हमने, नोट भी आ जाएगा तो वो बी डैश की वैल्यू मतलब 1 माइनस दिस, ठीक। अब मेन बात स्टार्ट होती है हमारे क्वेश्चन नंबर 18 से। पेपर में आने के चांसेस इन क्वेश्चन के ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, जैसा हमने वेन डायग्राम से किया था वैसे ही हम इसको भी कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप वैसे करो अलग से। ये कह रहे हैं इन क्लास 11 ऑफ अ स्कूल, in class 11 of a school 40% student studies mathematics and 30% student study biology and 10% student study both mathematics and biology. If the students are selected randomly from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. तो हम इसमें क्या करते चलते हैं, लेट करते चलते हैं, लेट द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, लेट द स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी, उसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कितनी दे रखी है उसने, वो क्वेश्चन में दे रखी 40%, तो 40% को हम परसेंट में नहीं रह के इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, मतलब 40/100, तो हमारे पास आगे 0.04 भी लिख सकते हैं या 2/5 भी लिख सकते हैं, जिससे हमें सही लगे। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो के कितने दे रखे हैं, बायो के पढ़ने वाले स्टूडेंट है 30 स्टूडेंट, 30%, तो ये आ गया 30/100, तो ये आ गया 3/10। अब इसके साथ साथ इसने एक कंडीशन और दे रखी थी ए एंड बी, मतलब दोनों के पढ़ने वाले हैं, एंड आता तो इंटरसेक्शन आ जाता है, ठीक है, और होता है तो यूनियन होता है, एंड होता है तो इंटरसेक्शन होता है, वो सिर्फ है 10% वाले, तो क्या हो गया 1/10, वही नॉर्मल 10/100,
सॉल्व करके 1/10। और हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब कि इसको मैं ए ही मान लेता हूँ, वही ज़्यादा सही रहेगा, ए और बी, क्योंकि एम और उसमें तो बार बार कंफ्यूजन हो जाएगी। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास ये होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी ए और बी, मतलब हमें वो यूनियन निकालने की बात कर रहा है, ए यूनियन बी। अब बच्चों आपको तो पता ही है कैसे करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबकी वैल्यू पुट कर दो, 2/5 प्लस 3/10 माइनस 1/10। तो आप इसको सॉल्व कर दोगे, नीचे एलसीएम 10 ही आना है, तो 4 प्लस 3 माइनस 1, तो 7 माइनस 6 6/10। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो या तो 0.6 भी लिख सकते हो, ठीक है, या तो आप लिख दोगे 3/5। मतलब होने की मतलब कि वो थे ना कि स्टूडेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के 3/5 थे। 3/5 भी लिख सकते हो, 0.6% भी लिख सकते हो, ठीक है, या इनफैक्ट 6% भी लिख सकते हो आप, अगर परसेंटेज में उनसे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल इस जैसा बेस है। क्वेश्चन 19, 20 और 21, ये जो अब रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हमारे इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे कौन से क्वेश्चन 19, 20, 21, ठीक है, इनमें जो हमने अभी तक पढ़ा है कॉन्सेप्ट वो सारे इनके ऊपर बेस है हमारे, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 21 सारे करने हैं हमें, ठीक। याद रखना किसी में डी मोगले रूल भी यूज हो जाएगा। अगर बाय चांस आपसे ये क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है हमारा 8700567569, ये मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखे हैं किसके, टेलीग्राम के, आप वहां भी ज्वाइन करके मुझे बता सकते हो, ठीक। टेलीग्राम का सब कुछ दे रखा है। अगर वहीं भी अगर बाई चांस वहां भी नहीं हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने इसको वन शॉट में इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे को होता है सिर्फ उसने रिवीजन ही करनी होती है, तो रिवीजन पर्पज के लिए भी हमारा सही है। तो मेरा एक क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में हम क्रैश कोर्स का नहीं पढ़ रहे, डिटेल एक्सप्लेनेशन और एवरी क्वेश्चन DE करते हुए चल रहे हैं, मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन, मतलब सारे लेके चल रहे हैं। जब भी हमारा बढ़ा जा रहा है, माना कि अभी तारीख पास में है तो आप कर लोगे, तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी ज़्यादा जरूरी है। हाँ, जो बच्चे नहीं स्टार्टिंग में से देख रहे हैं, सिर्फ उन्हें क्रैश कोर्स ही पर्पज से देखना, तो वो सिर्फ एक एक एक्सरसाइज करो, कंप्लीट करो, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके पूरा पहले एक्सरसाइज निपटा लो, फिर दूसरी एक्सरसाइज निपटा लो, तीसरी एक्सरसाइज निपटा लो। ऐसे वो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं चाहता तो इसको 3 पार्ट्स में कर देता, बट आप फर्स्ट पार्ट में कर लेना एक्सरसाइज 16.1, पार्ट सेकंड में कर लेना वीडियो पॉज करके एक्सरसाइज 16.2, और थर्ड पार्ट में आप कर लेना एक्सरसाइज 16.3। आई होप आपको समझ में होगा। मिसलेनियस मैं चाहता तो करा देता, बट आपके पेपर के में भी नहीं आया, बट ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे मैथ्स में यही होता है कि प्रैक्टिस करनी होती है। मैंने अभी करा दिया, ठीक है, अगर आपने देख लिया आपको भी समझ में आ जाएगा, बट आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स विल बी अ पर्सन, प्रैक्टिस मेक्स वंस अ परफेक्ट, मतलब कि आप परफेक्ट हो सकते हो प्रैक्टिस करके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।